कोर पर्पस ये था कि हम जो भी क्रिएट करते हैं वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, कि वो देख के एक सेकंड बंदा सोचे और फिर उसको समझ में आया दैट आहा मोमेंट। 2 मेंबर टीम, कोई छोटे से गले में बैठे हुए थे, उससे आज हम एक 160 मेंबर टीम बन चुके हैं। डू यू थिंक क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है कि होती है लोगों में? एक इनेट टेंडेंसी होती है बट उसको होन भी किया जाता है। AI टूल्स के साथ आप यू आर नाउ द क्लाइंट, तो हमें हमारे प्रॉम्प्ट्स को बहुत केयरफुली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, हमें हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या है इस चीज़ से। 2021 में अगर मैं आपको पूछता कि फ्यूचर क्या है, तो सब एक ही जवाब देते, Web3, क्रिप्टो, मेटावर्स। दैट माइट स्टिल बी ट्रू। कोई इंस्पिरेशन है, मतलब एनी कॉमेडियन दैट यू लुक्ड अप टू? मार्क मैनसन करके एक है, वो सटल आर्ट वाला जो ऑथर है। इनफैक्ट ब्रुकलिन 99 एक शो है, तो उसका जो लीड एक्टर है जेक पेराल्टा, तो उनके जो एब्सर्ड ह्यूमर है वो सब देख के मैं थोड़ा सा इंस्पायर होता था। इमोजीज कुछ भी कर लो, आपके बायसेस को तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकता। सो एक स्क्रीनशॉट का प्रॉब्लम यही है कि वो सारा इमोशन को स्ट्रिप अवे कर देता है। जहाँ पे भी आपको कोई जर्नी डिज़ाइन करनी है, दैट इज़ वेयर डिज़ाइन थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आज उसको मोमेंट मार्केटिंग बोलते हैं, वो हम 2014 से करते आ रहे हैं। सारे एक ही काम कर रहे हैं, सारे एक ही काम कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है ना। एग्जैक्टली। तो वहाँ जो थिंकर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि जब सब एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम कोई और रास्ते पे चलते हैं। तो विपश्यना मेडिटेशन तो मेरे लिए एकदम, देयर वाज अ लाइफ बिफोर इट एंड देयर इज अ लाइफ आफ्टर इट। एक्चुअली जीवन बदल दिया इस चीज़ ने। क्या था यार वो? हाउ इज द प्रोसेस? टेल मी। एक्चुअली कभी इसके बारे में बात नहीं की है। हेलो एवरीवन, मैं सिमरप्रीत सिंह। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज मेरे साथ साहिल वैद्य हैं द मिनिमलिस्ट से, एंड साहिल इज़ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत इंट्यूटिव हैं डिस्कशन में। तो आज बात करते हैं साहिल से। बहुत टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड लगेगा। सर जी, क्या क्या हाल चाल? मैं सोचा आप वाउचर लेके आओगे मेरे लिए, वो स्किन केयर के एंड ऑल दैट। कहाँ है वाउचर? मतलब मुझे तो बाद में पता लगा टीम से कि आप तो हो नहीं स्किन केयर से। बहुत लोगों को पता चलेगा अब धीरे धीरे। किसी को नहीं पता मैं स्किन केयर वाला नहीं हूँ। बात करते हैं मिनिमलिस्ट की एंड और भी चीज़ों की। तो भाई मुझे सबसे पहले तो बताओ, हाउस IIT बॉम्बे? मतलब आप भी वही इंजीनियर हो कि लाइफ में पहले आप इंजीनियर बने फिर डिसाइड किया क्या करना है लाइफ में, कि यू वर दैट नर्ड किड कि जी मेरे को IIT फोड़ना है और वो 3 इडियट्स वाला वो सारा? राइट। मेरे को अर्ली डेज कुछ बताओ अपने बारे में। एक्चुअली दोनों बातें ट्रू हैं। मैं एज अ किड आई वाज अ बिग नर्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था, बहुत डिसिप्लिन था। बट वो भी हुआ कि आप इंजीनियरिंग करते हो और फिर आप फिगर आउट करते हो आपको करना क्या है, जैसे इंडिया में सारे लोग करते। तो मेरे साथ दोनों ही चीज़ें हुई। पहले मैंने बहुत पढ़ाई की, समहाउ IIT में घुस गए, बट IIT के अंदर जाके पता चला कि ये मेरे लिए नहीं है। एंड IIT का एक सबसे ख़ास बात ये है कि IIT में हर बंदा जाके फील करता है कि मैं तो यहाँ का डम्बेस्ट आदमी हूँ, मतलब सारे ही मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, और ये हर बंदा फील करता है। सो IIT का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। ऑफ कोर्स बहुत ह्यूमिलिटी भी डेवलप होती है जब, तो क्या होता है कि हर शहर का, हर टाउन का जो टॉपर होता है वो IIT में पहुँच जाता है और उसको लगता है कि मैं ही शेर हूँ। बट IIT में जाके उसको दिखता है कि नहीं, यहाँ तो सारे के सारे, मतलब इट्स कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट लोग आए हुए हैं। तो एकदम हम्बलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है सबका। तो वही हुआ। एंड वहाँ जाके ये भी रियलाइज़ हुआ कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं बहुत फाइट मारूंगा, पढ़ूंगा 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर तो बोले कि बॉस नहीं हो पाएगा। कुछ और ही सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब आगे आगे जाते जाते लगा कि नहीं यार, इंजीनियरिंग तो नहीं हो पाएगी हमसे। बट इवन दो मैंने इंजीनियरिंग पे इतना फोकस नहीं किया थ्रू द 5 years। मेरा डुअल डिग्री कोर्स था बाय द वे, बीटेक और एमटेक दोनों था। तो जब मैं 5 years बोलता हूँ लोगों को लगता है 1 साल फेल हुआ है, तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग कि भी ये डुअल डिग्री नहीं, फेल भी होने वाला था, बट स्टिल आई लाइक टू क्लैरिफाई। बट या तो 5 years बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, नॉट बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स, बट वहाँ जो आपको एक्सपोजर मिलता है आई फील वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। और आप जब प्रॉबेबली दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ आप उठते बैठते हो तो इट रियली अफेक्ट्स यू, एंड आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है ऑफ थॉट्स, ऑफ वर्ल्ड व्यूज़। और एक बहुत बड़ा लोगों को लगता है, एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि IIT में लोग पढ़ते रहते हैं, सब नर्डी होते हैं, बट वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि लोगों ने अपने लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स को सैक्रिफाइस किया होता है ताकि वो पढ़ के घिस के IIT में घुस पाएँ। तो जब वो आ जाते हैं IIT में तो उनके सारे एकदम खुले सांड की तरह सब अनलीश हो जाते हैं। दे लिटरली अनलीश देमसेल्व्स एंड सारी चीज़ें करते हैं वो।
सो IIT बट में हम आप सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे ना, हाँ सारी मतलब चीज़ों में ये हम नहीं जा सकते बट हाँ, मतलब आप देखोगे तो लोग एकेडमिक्स छोड़ के लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लोग म्यूज़िक्स, डांस, कोडिंग, रोबोटिक्स कुछ भी कर रहे होते दिन भर, बहुत ज़्यादा मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते, इतने सारे फेस्ट जो हैं, मूड इंडिगो, टेक फेस्ट, इतने जो या लिटरली ग्लोबली फेमस हैं, तो ये मैनेजरियल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स, क्योंकि बंदा ओवरऑल डेवलप होता है, नॉट जस्ट एकेडमिकली। वॉज दिस ए डिस्कशन एट योर फैमिली ऑल्सो कि यार साहिल तो अच्छा है पढ़ाई में, तो IIT करेगा, मतलब ऐसा था बचपन में भी कि हाउ इज इट? हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी एक्चुअली। सो बचपन से एक्चुअली सेट था ये, बहुत अर्ली एज से। तो मेरे डैड भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी ओके, IIT से की हुई है ओके, इंजीनियरिंग। IIT तो बॉम्बे से ही? IIT मद्रास से उन्होंने अच्छा, चेन्नई, मास्टर्स किया था, ओके, हाँ, और वहाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। ओके, तो पहले से ही मेरा क्लियर था, मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा था, मैं बहुत पढ़ाकू था। तो मुझे ये था कि हाँ इंजीनियरिंग में जाना है, और पूछा था मैंने सबसे बेस्ट किया, तो उन्होंने बोला था IIT सबसे बेस्ट जाना है ना तुम्हें IIT में? बोला हाँ मुझे जाना है। तो वहीं से मेरा वो काफ़ी अर्ली एज से सेट था कि हाँ मैं मेहनत करूँगा और वहाँ जाऊँगा। और एज अ स्टूडेंट मैं बहुत नर्डी था, तो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे हर सब्जेक्ट में। बट क्या होने लग गया था 7th 8th वगैरह में, ऐसा हो गया था कि सिर्फ मैथ्स में मुझे 90+ नहीं आता था, मुझे ओके, सब 80s में आते थे, और मैं रोने लग जाता था कि मैं तो बहुत बड़ा लूज़र हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। मतलब अभी सोच के बहुत हंसी आती है, बट आई यूज्ड टू लिटरली क्राई कि ये मैथ्स में मेरे को 90 95+ नहीं आते, तो शायद मैं बना नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो मुझे याद है एक बार 9th स्टैंडर्ड में मैं घर जाके रोया था कि मैंने फिर से मैथ्स पेपर स्क्रू अप कर दिया है, तो शायद मेरे से IIT वगैरह आगे जाके नहीं हो पाए। 9th में? हाँ 9th में। मेरी मॉम ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू बायो कर, तू डॉक्टर बन जा, क्योंकि मेरी मॉम डॉक्टर है तो ओके, मैं बोला हाँ मैं रट्टा बहुत अच्छे से मार सकता हूँ, तो मैं बायो करूँगा, मैं पक्का डॉक्टर बनूंगा। बट जब ये मुझे मैथ्स में मैं थोड़ा चोक करने लग जाता था एग्जाम में, तो उन्होंने मुझे एक ट्यूशन में डाल दिया कि तू जा ट्यूशन जा, देख ले क्या होता है। एंड जब मैं ट्यूशन में गया, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो मुझे सब चमकने लग गया, एंड बस फिर वहाँ से डिसाइड हो गया कि नहीं आप IIT की कोचिंग करेंगे, एंड कोचिंग की, एंड पहुँच गए। बट मुझे याद है मैंने गोल बना रखा था कि मुझे टॉप 1000 में आना है, एंड मैंने वो लगा रखा था अपने रूम में, और वो मैनिफेस्ट किया होता कि करना ही करना है करना ही भाई। करना है, वो किया हुआ था। अब वो भी अगेन बहुत लकी चीज़ है, क्योंकि IIT का भी एक ये है कि इतना ज़्यादा लक बेस्ड है वो, कि एक तब क्या होता था, 2 पेपर होते थे 3 3 घंटे के, तो एक दिन 6 घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। फ्यूचर मतलब IIT से IIT रिलेटेड, होगा नहीं ऐसा नहीं कि होगा, आपकी करेक्ट, लाइफ डिसाइड हो रही है, करेक्ट, बट करेक्ट। तब तो ऐसे ही लगता है कि बड़े साल यार, अब जाके चेंज हुआ है कि मतलब अब तो लोग बच्चे लौंडे कहते हैं भैया तो नहीं भी करनी इंजीनियरिंग, नहीं करेंगे 4 साल 5 साल, मतलब अब तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मतलब फॉर ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। बट कितने साल तक यार IIT, आज भी मैं तो मानता हूँ कि आज भी एक मतलब एक है यार, एक फाइट है बच्चों को कि यार IIT क्रैक करना है। सो एब्सोल्युटली, और वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज पे भी बात आ जाती है ना, मतलब दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो, और 10 लाख लोग जाते हैं, एंड अगर आपको IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में घुसना है, तो आपको टॉप 1000 या 2000 में होना पड़ता है। तो इट्स एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, मतलब 99.9% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं उसमें। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग डिफाइनिंग मोमेंट इन पीपल्स लाइव्स, एंड तो वो मुझे याद है कि वो 6 घंटे, अगर इतने सारे स्मार्ट लोग जो होते हैं, तो वो जस्ट नर्वस हो गए, या उस दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई मे बी स्ट्रेस की वजह से, तो वो 6 घंटे थोड़े से बिगड़ गए ना, तो उनकी रैंक कहाँ आनी थी कहाँ आ जाती है, और उनको नहीं मिला। तो इट्स वेरी वेरी लक बेस्ड, एंड मतलब आई गॉट लकी। तो मेरी IIT लाइफ एंड फेसबुक लाइफ वर लाइक सिनोनिमस, इन द सेंस IIT में फेसबुक वॉज योर आइडेंटिटी। जितना भी जीवन है सब फेसबुक पे डॉक्यूमेंट हो रहा है सबका, सब फेसबुक पे अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं, और वहीं से मैंने अर्ली कंटेंट क्रिएशन वहीं एक्चुअली मतलब जो चालू किया। मिनिमलिस्ट बॉर्न होता है कि आप फेसबुक पे आप जो कंटेंट डाल रहे हो, जो ह्यूमर डाल रहे हो, बट व्हाट वाज द अर्ली डेज इन IIT, मतलब यार आप जैसे आप फेसबुक का, वील कम टू दैट आल्सो, तो क्या मतलब क्या माइंडसेट था कि मतलब बस एक्सपीरियंसेस डालते रहो, वर यू ऑलवेज गुड इन राइटिंग और थिंकिंग, मतलब? तो जनरली ऐसा होता था कि मतलब दोस्तों के साथ रहता था, तो सबको हंसाता रहता था, जोक्स क्रैक करता रहता था, तो एक वो ह्यूमर वाला थोड़ा सा था मेरे अंदर स्कूल से ही। एंड फिर फेसबुक पे क्या है, तब सब स्टेटस डालते थे राइट, तो मैं उसमें वन लाइनर्स कुछ जोक्स वोक्स लिखने लग गया था फर्स्ट सेकंड ईयर में ही। और वो अचानक क्या होता था कि कैंपस इतना बड़ा है, ऐसे 10,000 लोग होते हैं IIT में राइट, तो लोग उसको लाइक करने लग जाते थे, और मुझे लगता था वाह यार, मतलब ये वैलिडेशन मिलती हाँ है। वैलिडेशन मिलता था कि चलो मतलब कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो तब से ही थोड़ा क्रिएशन चालू था, एंड कभी कभी तो लोग आके पूछते थे ये मस्त है यार, ये कहाँ से कॉपी किया, तो बोलता नहीं कॉपी नहीं किया, मैंने खुद लिखा है। तो लोगों को वो बिलीव नहीं होता था, उनको लगता था मैं ट्विटर से कुछ कहीं से मस्त सोर्स निकाल के कॉपी पेस्ट करके डालता रहता हूँ। तो मुझे तब लगता था कि हाँ यार मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है ये।
ऑल्दो वो कोई मोनेटाइजेबल स्किल लगती नहीं थी तभी, आज Right. तो वो बहुत प्रॉपर है, हाँ मतलब द प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन इज अ बिग बिजनेस टुडे। एब्सोल्युटली। बट तभी कोई कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तभी देयर वाज नथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, तो कुछ इकोसिस्टम था नहीं, फेसबुक था तब। तो वही सब चलता था, फिर मैं ब्लॉगिंग भी करता था, आईआईटी के स्टोरीज लिखता था, आईआईटी बी डायरीज करके मैंने एक पेज चालू किया था फेसबुक पेज, उसमें मैं ब्लॉग्स लिखता रहता था आईआईटी एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो राइटिंग और कोरा भी आया था, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर 2013 में कोरा वाज बिकमिंग अ बिग थिंग। तो Q&A पे वही मीम्स डालते रहो, जोक्स डालते रहो, तो वो सब चल रहा था मेरा इन पैरेलल। आईआईटी में मैंने ड्रमिंग भी सीख ली थी। तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव परसूट्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, और वो मे बी इन अ वे रिस्पॉन्स था मेरे एकेडमिक फेलियर को, कि वहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा, यहीं पे। बट कोई इंस्पिरेशन थी क्रिएटिविटी के, मतलब समवन दैट यू लाइक, जैसे ह्यूमर की हम बात करते हैं या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, डू यू थिंक क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है कि होती है लोगों में? एक इनेट टेंडेंसी होती है, बट उसको होन भी किया जाता है। सो इनफैक्ट हमने जो बुक लिखी है उसमें हमने ये इसी बारे में लिखा है कि क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि वो एकदम क्लाउड से डिसेंड करके कुछ लोगों के ब्रेन में आता है और वही लोग कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है क्रिएटिविटी का, उसको अगर आप प्रैक्टिस करके मास्टर करो तो आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हो उसमें। तो इट्स डेफिनेटली अ प्रोसेस, एंड ऐसा कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है कि बट कुछ कोई लोग। इंस्पिरेशन है, मतलब एनी कॉमेडियन दैट यू लुक्ड अप टू, या मतलब कुछ अच्छा लिखता है या कुछ, मतलब एनी वाइल ग्रोइंग अप, या कुछ वो इंस्पिरेशंस थी कोई, मतलब? एक्चुअली कोई नहीं था, इनिशियली तो कोई नहीं था, धीरे धीरे बने थे। कॉलेज में मैं थोड़े कुछ कुछ ब्लॉगर्स, यूएस में कुछ ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के इंस्पायर होता था, उनकी तरह लिखने की कोशिश करता था। मार्क मैनसन करके एक है, वो सटल आर्ट वाला जो ऑथर है, तो उसका न्यूज़लेटर पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा इंस्पायर होता था। इनफैक्ट ब्रुकलिन 99 एक शो है, तो उसका जो लीड एक्टर है जेक पेराल्टा, तो उनके जो एब्सर्ड ह्यूमर है वो सब देख के मैं थोड़ा सा इंस्पायर होता था, बट ये थोड़ा आगे जाके है। ओके। बट इनिशियली तो इट वाज जस्ट बट कुछ इनिशियली बचपन में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं मतलब नहीं, लाइक इन योर स्कूल डेज यूर लाइक जस्ट दैट नर्ड गाय? ऐसा कोई कंटेंट कंजम्पशन इंस्पिरेशन वाला था नहीं So तब। this was all original content you were just posting and writing and getting that यस, validation करके। एब्सोल्युटली। बट वो मतलब जैसे you were saying that कि हाँ फेसबुक पे आप लिख रहे हो, इतना लोग है कैंपस में, वैलिडेशन मिल रही है, फर्स्ट सेकंड ईयर से चालू किया, बट ऐसा कोई कोई पोस्ट आपने की है या कोई लिखा ब्लॉग वेयर यू एक्चुअली थॉट यार ये तो मैं फाड़ रहा हूँ? ऐसा कोई 2-3 कोई इंस्टेंसेस हुए आपके साथ कि यार ये तो बिल्कुल ही मैं फाड़ दिया यार इसमें, मतलब ऐसा मतलब जनरली ऐसा जो बताने लायक हो, मतलब बेसिकली? नहीं, मतलब जनरली ऐसे जो वन लाइनर्स डालता रहता था वो जब थोड़े ज़्यादा वायरल हो जाते थे तब कोई बताओ, कोई याद है? ऐसा, मतलब बहुत स्पेसिफिकली तो याद नहीं है, बट मतलब हाँ ऐसे जनरल मुंबई लाइफ पे या कॉलेज लाइफ पे या कुछ हो रहा है तो उसी पे वन लाइनर्स लिखता रहता था, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते, तो ऐसे तब नहीं लगता था कि ये कुछ करियर चॉइस है, ओके, ये तो या मैं लिख रहा हूँ, टाइम हाँ ये पास तो लिख रहा टाइम हूँ, जो पास मन कर में रहा आया हूँ, लिख इसका दिया। क्या ही करेंगे, मतलब बस लोग आके तारीफ करते रहते, बट ठीक है, मतलब इसका क्या होना है आगे। बट वो आगे जाके धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इसको और कोई और स्किल सेट को कंबाइन करके कुछ मे बी किया जा सकता है। वो मेरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड ईयर में वो आना शुरू हुआ, जब मैं अपने को फाउंडर से तो मिला। चिराग को कब मिले? मतलब चिराग इज योर को फाउंडर ऑफ द यस, मिनिमलिस्ट, तो यस, उनको वो भी ही वाज इन योर क्लासमेट और या कैसे? ही वाज माय बैचमेट, वो दूसरे ब्रांच में था और वो इक्वली बड़ा फेलियर था मेरे जैसे ही। तो वो हमारे सिनर्जीज होगी हाँ मतलब बहुत अच्छी सिनर्जी, दो चीज़ हम में कॉमन हाँ, थी। फेलियर। एक तो हम दोनों क्रिएटिविटी से ऑब्सेस थे और दूसरे हम बहुत बड़े फेलियर्स थे, तो वो हमें साथ में ले आ गई। तो चिराग का ऐसा था कि वो डिज़ाइन से ऑब्सेस था, जैसे मैं ह्यूमर राइटिंग से था, वो डिज़ाइन से था, और वो क्लियरली ऑब्सेस था। मतलब मैं तो एज अ टाइम पास वो ऐसे एक्सटर्नल परसूट जैसे कर रहा था, करियर में क्या करना है मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट चिराग वॉज वेरी क्लियर, उसको तो समझ गया था कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई थिंग, बहुत जल्दी समझ गया था उसको। एंड उसको डिज़ाइन का पैशन, डिज़ाइन का चस्का बहुत जल्दी फर्स्ट ईयर में डिजाइन ही। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इलस्ट्रेशंस और क्या मतलब? हाँ मतलब वो एक्चुअली बहुत अतरंगी चीज़ें करता रहता था। एम्बिग्राम करके चीज़ होती है कि आप कुछ टाइपोग्राफी लिखो, उसको ऐसे पूरा उल्टा कर दो 180 डिग्री तो सेम दिखता है वो। या मिरर एम्बिग्राम कि आप कुछ लिखो उसका मिरर इमेज दो तो सेम दिखता है। तो ऐसी अतरंगी चीज़ें वो कुछ कुछ इज दैट एंड दैट लेटर ऑन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द मिनिमलिस्ट, है वन ना, ऑफ जो द आज का वेरी डिजाइन जो भी है द मिनिमलिस्ट का? यस, तो एक्सप्रेसिव टाइपोग्राफी, नाइस, एम्बिग्राम्स, ये सब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था इन चीज़ों से। और जब हम मिले तो तब तक तो वो भी बहुत फेमस था आईआईटी में कि उसके डिज़ाइन देख के लोग बहुत पागल हो जाते थे। तो जब हम मिले तो हमें रियलाइज़ हुआ कि दोनों का कुछ क्रिएटिविटी में अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट है, एंड मे बी इसको कुछ कंबाइन करके कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत कॉन्क्रीट नहीं था, हम ऐसी बातें करते रहते थे।
एंड एक दिन मैंने ऐसे ही बोला कि यार लोग ये कुत्तों को क्यों मारते हैं बेकार में, स्ट्रीट डॉग्स पे पत्थर फेंक के मारते रहते हैं। तो चिराग ने ऐसे ही बोल दिया कि चलो इस पे हम कुछ क्रिएटिव बनाते हैं और फेसबुक पे डाल देते हैं। तो मुझे लगा कि सही है यार, इसकी रीच भी बहुत है तो करके मतलब ट्राई करते कुछ साथ में, मज़ा आएगा। एंड देन वी रियलाइज़ कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कोई नहीं कर रहा है एक्चुअली। हाँ, तो 2014 2015 की बात है, तब फेसबुक पे ऐसा कोई ऐसे कंटेंट क्रिएशन वाला कोई सीन था नहीं, तभी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे नहीं। एंड हमने तब आइडेंटिफाई किया कि मिनिमलिज्म एक ग्लोबली इमर्जिंग ट्रेंड है, इंडिया में तो कुछ नहीं है ये। तो मिनिमलिज्म हमने नेचुरली सोचा कि ये एक बहुत अच्छा स्पेस है, मतलब मिनिमल सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ये हमको दोनों को लगता है। मैं भी एक्चुअली जब लिखता था मैं वन लाइनर्स लिखता था, राइट, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करो, वो भी जो मिनिमलिस्ट डिज़ाइन करता था। तो हमने सोचा कि क्या मैं डिज़ाइन, ह्यूमर, इन चीज़ को कंबाइन कर सके अगर, तो बहुत ही बढ़िया बात बनेगी। और हमारा दोनों का कोर पर्पस ये था कि हम जो भी क्रिएट करते हैं वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, कि वो देख के एक सेकंड बंदा सोचे और फिर उसको समझ में आए, दैट आहा मोमेंट जो आता है तब लोगों को बहुत मज़ा आता है। हाँ, अच्छा ये था हाँ, design। अच्छा, ओके। एंड लोग वो आइडिया देख के सोचते हैं ना, अच्छा यार हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट यार, एंड उनको जेलसी होती है कि क्या मैंने क्यों नहीं सोचा ये। तो वो हमें इफेक्ट क्रिएट करना था और वो हम दोनों में कॉमनैलिटी थी। तो हमने सोचा यार मिनिमलिज्म परफेक्ट टूल है टू क्रिएट दिस थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट। तो हमने वो यूज़ करके एक फेसबुक पेज लॉन्च करने का डिसाइड किया, और 10-12 बहुत गंदे नाम सोचने के बाद मैंने फाइनली मिनिमलिस्ट प्रपोज किया। तो उसने बोला ये बहुत बढ़िया नाम है। उसने 5 मिनट में लोगो बना दिया घर जाके। मैंने बोल दिया सही है, डन। एंड दैट वाज द फास्टेस्ट लोगो अप्रूव्ड इन द एवर हिस्ट्री ऑफ एवर द इन द मिनिमलिस्ट। स्टार्टअप हिस्ट्री। एंड बस पेज हमने चालू कर दिया। फेसबुक पेज, दिस इज 2014 राइट? 2014 अगस्त, अगस्त 2014, द मिनिमलिस्ट द मिनिमलिस्ट करके एक फेसबुक पेज चालू कर एंड दिया। द लोगो आज भी सेम ही है। सेम है, सेम सेम है, लोगो। सब कुछ सेम है। ठीक है। फिर एक ऐसा होता था कि आज आप देखते हो, सो कोई भी बड़ी न्यूज़ पीस आती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या वायरल कुछ हो, न्यूज़ आती है बहुत बड़ी, तो सब उस पर कॉन्टेंट क्रिएशन चालू कर देते हैं, राइट। तो उसको मोमेंट मार्केटिंग बोलते हैं आज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे धोनी रिटायर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो सारे ब्रांड्स अपना अपना कुछ उस पर टेक लेके आ जाते हैं, सब कंटेंट क्रिएटर्स उस पर कुछ टेक लेके आ जाते हैं, राइट। तो आज उसको मोमेंट मार्केटिंग बोलते हैं। वो हम 2014 से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर कुछ ट्रेंडिंग है उस पे आप अपना टेक डाल दो तो वो अचानक वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर जाता है। एंड ये हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोथ हैक था इनिशियली। अमूल भी ऐसा कुछ करता है मतलब इतने हाँ, सालों एग्जैक्टली से? यही करता है। मतलब हाउ डज अमूल, मेरे को तो लगता है अमूल मूवमेंट नहीं प्री मूवमेंट करता है, मतलब दे नो व्हाट, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर मार्केटिंग एंड ऑल दैट, मतलब वही अमूल भी वही कर रहा है ना, मतलब समथिंग अमूल भी वही कर रहा है एंड बहुत इफेक्टिवली करता है। उनका कंसिस्टेंसी एक्चुअली वो 30-40 ईयर से शायद यही कर रहे हैं, इसलिए आज अमूल को सब इतना जानते हैं, राइट। वो यू हैव टू डू इट वेल एंड यू हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। तो अमूल ने वो किया। तो हमें इनिशियली लोग बहुत अमूल से कंपेयर करते थे, जोमेटो से कंपेयर करते थे। इनफैक्ट हमें बहुत सारे क्लाइंट्स भी ऐसे मिलते थे कि वो जोमेटो के पास जाते थे, बोलते थे हमें आप जैसा कोई कंटेंट पार्टनर चाहिए, तो बोलते थे हम तो इन हाउस करते हैं, बट आप मिनिमलिस्ट के पास चले जाओ। तो मतलब देयर इज यू जस्ट पोस्टिंग कंटेंट बट देयर इज नो बिजनेस मॉडल, देयर इज नो इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। Yes. अभी तो डाल रहे हैं, हाँ. अभी तो चिल कर रहे हैं, यस, ठीक है। रूम पे मज़े कर रहे हैं, बोर्ड बना के वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मे बी समडे दिस कैन टर्न इनटू अ बिजनेस, बट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं था स्टार्ट करते टाइम कि हाँ इसका एंड गेम ये है। तो हमें बहुत सारे स्टार्टअप्स खुद से ही रीच आउट करने लग गए कि आप मज़े के लिए इतना अच्छा कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू इट फॉर अस। आप हमारी ब्रांडिंग, हमारी मार्केटिंग, हमारा UI UX डिज़ाइन कर दो। सो दैट इज़ हाउ हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो यार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड क्या है कि ये जो फेसबुक पेज था ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क था कि हमने खुद के लिए अगर ग्रोथ हैक और वायरलिटी कर दिया है तो हम दूसरों के लिए दूसरे भी भी कर सकते हैं। तो वो एक नेचुरल वैलिडेशन हो गया था ब्रांड्स के लिए कि हाँ ये लोग कर लेंगे। तो वैसे हमें इनिशियल क्लाइंट्स मिले, तो हमने थोड़ा सा इनिशियली फ्रीलांस किया। जैन 2015 में हमें एक फर्स्ट कंपनी मिली थी, ऐसे 2-3 एज अ कंपनी। कस्टमर। हाँ, तो कस्टमर। मतलब डिड यू मेक अ कंपनी बिफोर दैट? एक कंपनी अभी बनी नहीं है? अच्छा, ओके। तो एज जस्ट ऐसे ही एंड चल यू रहा आर था। स्टिल इन फोर्थ ईयर है ना अभी? मैं तो फोर्थ ईयर चौथे खत्म कर, हम साल। दोनों फोर्थ ईयर खत्म कर रहे थे। उसका तो 4 ईयर कोर्स ही था। अच्छा, उसका 4 ईयर्स। हाँ, तो तब इनिशियली वो क्लाइंट्स आए 2-3, उनसे हमने थोड़ा बहुत रेवेन्यू बनाया। और फिर हमने क्या किया कि वही जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू था उससे एक डिपॉजिट डाल के एक ऑफिस ले लिया इनिशियली। बिकॉज क्या था, हमें डिज़ाइनर्स हायर करने थे एक आध, बट हम जिनको भी फ़ोन लगाते थे वो कहते थे आप
कहाँ पे आपका ऑफिस, कौन हो आप लोग. तो हमें रियलाइज हाँ यार ऑफिस तो चाहिए, बिकॉज वी वर ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट. एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ा, हमने तो जॉब भी नहीं की थी पहले, तो हमें कोई आइडिया नहीं था. तो ऐसा नहीं था कि 4-5 साल जॉब करके हाँ, मतलब लाइक स्टिल इन कॉलेज है ना, स्टिल इन स्टिल इन कॉलेज, कॉलेज है, जीरो करेक्ट. आइडिया, कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है क्या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होता है. सो इट वाज अ वेरी बिग लर्निंग कर्व. एंड तो इनिशियली वही ऑफिस लेना शुरू किया. तुमने जस्ट थोड़ा सा पैसा कमाया और उसी को लगा के ऑफिस ले लिया. सो इट वाज लाइक अ बूटस्ट्रैप फ्रॉम हेल, क्योंकि हमारे पास खुद का भी 0 रुपीज़ था इन्वेस्ट करने के लिए. तो हम जितना भी आज तक जितना भी है, इट्स ऑल कस्टमर फंड्स जो हमने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में. हमने भी 1 रुपये नहीं डाला, क्योंकि थे भी नहीं डालने के लिए. सो दैट्स हाउ द जर्नी जर्नी स्टार्टेड. स्टार्टेड. एंड आज कट टू May 18, 2015 to now we are at June 2023. Where does the minimalist stand today? सो टुडे हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं. हम वो 2 मेंबर टीम, कोई छोटे से गले में बैठे हुए थे, उससे आज हम एक 160 मेंबर टीम बन चुके हैं. एंड हमने वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ काम किया है. ब्रांड्स लाइक गूगल, लॉरियल, कोका कोला, HDFC, एयरटेल, ITC, ब्रिटानिया. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमने वो किया है. एंड हमारी टीम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से बेस्ड है. एंड वन मल्टीपल अवार्ड्स, गॉट फीचर्ड इन लिंक्डइन इंडियाज टॉप 25 स्टार्टअप्स. तो एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जर्नी रही है. बहुत लकी भी रहे हैं हम ऑफकोर्स, क्योंकि ये बहुत ही हाइपर कम्पिटिटिव स्पेस है. इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये जो बिज़नेस है, इसमें लोएस्ट बैरियर्स टू एंट्री है दुनिया में. मतलब एनी वन कैन डू इट, जस्ट लाइक वी डिड इट, राइट. कोई हमें बैरियर नहीं था. जैसे आपका जो बिज़नेस है, वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री है. हर कोई ऐसे उठ के नहीं डिसाइड कर सकता कि कल मैं कर दूंगा. बट हमारे बिजनेस में कोई भी कर सकता है. जितना ज़्यादा इजी है एंटर करना और इतना ज़्यादा क्राउडेड है, तो उतना ही ज़्यादा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. उतना ही ज़्यादा आपका योर डिलीवरी या क्वालिटी, यू हैव टू हैव सम वेरी सॉलिड डिफरेंशिएटर, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. तो आई रिमेंबर द आवर फर्स्ट मीटिंग. तो वी वर ऑन दैट फोर्ब्स की लिस्ट में जो 2019 की एशिया में आई थी. आई थिंक वो मेरी तो एज क्लियर कर दी थी, बिकॉज मैं 6 फुट 2 पता नहीं लगता था, 35-40 साल का है. तो वाज 29 दैट टाइम. आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द नेम. सो मैं खुद भी आई बिलीव इन मिनिमलिज्म. आई बिलीव दैट लाइफ में करना एक चीज़ करना, यू शुड बी सिनोनिम, राइट. मतलब वो बोलते हैं ना कि आप जब व्हेन यू थिंक ऑफ अ बर्गर यू डोंट गो टू पिज्जा हट, व्हेन यू थिंक ऑफ अ पिज्जा यू डोंट गो टू मैकडोनल्ड्स, है ना. तो मैं भी उस पर बहुत बिलीव करता हूँ कि लाइफ में ना एक काम करो, ऐसा काम करो कि, एंड दैट्स द फाउंडेशन वो तो मिनिमलिज्म का, कि एक चीज़ ऐसी करो कि जो आज लोग सोलर सिंह बुलाने लग गए हैं, राइट. सो सिनोनिम हो गया, राइट. सो तो मुझे ना नाम बहुत एक्साइटेड लगा. मैं यार ये द मिनिमलिस्ट, ये तो आई कुड रिलेट विद द फिलोसफी, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग. एंड आई हैव नोन यू फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स. बट टुडे व्हेन यू सी, एंड बहुत आप बड़ी इजीली आप लक को, फॉर्चून को क्रेडिट दे रहे हो, विच इज़ फाइन. बट डू यू ऑल्सो थिंक, जो हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, राइट, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आपने लो बैरियर की बात की, बट इन अ इंडस्ट्री विच इज़, जिसका कोई एंट्री बैरियर बहुत ही लो है, राइट, हाउ डू यू स्टैंड आउट देयर, राइट. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू ना. मतलब अगर आप यू डोंट स्टैंड आउट इन सच अ बिग नॉइज, तो मतलब फिर तो किसी ने आपको कोई जानता ही नहीं. बट हाउ डू यू कीप कमिंग अप विद दिस आइडिया, लाइक व्हाट्स योर क्रिएटिविटी प्रोसेस. बिकॉज एक जब आप 160 बंदों की टीम है, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि जो चिराग और साहिल का विजन है वो नीचे तक जा रहा है, 160 भी वैसे सोचें. सो व्हाट्स योर क्रिएटिविटी प्रोसेस, मतलब हाउ डू यू कम अप विद दीज किक-एस आइडियाज एंड कैंपेन्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो बिफोर आई गो देयर, मैं एक और व्हाट यू सेड ना, उस पर एक कमेंट करना चाहता हूँ कि ये इतना ज़्यादा कॉमन है, ये चीज़ें इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एंड ये एक मैंने अपने न्यूज़लेटर में भी इसके बारे में लिखा था कि हम एक सॉर्ट ऑफ एक एज ऑफ एवरेज में जी रहे हैं अभी. तो हम एक सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस में घुसते जा रहे हैं, जहाँ सारी चीज़ें एक एक ही एवरेज के तरफ जा रही है. एंड जब ऐसा होता है तब एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन की अपॉर्चुनिटी होती है. तो आई थिंक ये सारे एक ही काम कर रहे हैं, सारे एक ही काम कर एक ही रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है ना. एग्जैक्टली. तो वहाँ एक्चुअली जो थिंकर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि जब सब एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम कोई और रास्ते पे चलते हैं. एंड कोई तो एक एजेंसी के फाउंडर ने बहुत लास्ट सेंचुरी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया कि व्हेन अदर्स जिग यू जैग, कि मतलब जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कुछ अलग करो. एंड फॉर्चुनेटली हमारे लिए भी ऐसा कुछ हो गया कि जब पूरी इंडस्ट्री एक ही तरफ जा रही थी तो हमने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच निकाला था कि
वी विल यूज़ मिनिमलिज्म एज आर टूल। एंड हमने क्या किया कि हमने हमारा पूरा आइडेंटिटी उस पर पोजिशन कर दिया है। इस इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में जनरली कोई भी अगर पार्टनर चूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनर, तो दैट वैल्यूज मैरिज ऑफ माइंड इज या व्हाट। वैल्यूज है, हाँ, करेक्ट वैल्यूज है। है। अगर वो पहले ही मैच हो जाती है, अगर आप एक नाम से वो मैच करा सकते हो, आपके ब्रांड से ही मैच करा सकते हो, तो आप पहले ही बैटल जीत चुके हो। तो मे बी वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमें। एक अगर आप बहुत शार्प सॉलिड पोजीशनिंग को ओन कर लेते हो, एंड टिपिकली ब्रांड या तो अपने नेम से ओन करते हैं, या अपने टैगलाइन से ओन करते हैं, या अपने ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस से ओन करते हैं, तो हमारे लिए मे बी वो काफ़ी ज़्यादा वर्क मतलब कर द गया। नेम वाज अ गेम चेंजर। नेम वॉज नेम एंड फिलोसफी एंड द वे वी बिल्ड द कंपनी। हमने एक्चुअली, सो व्हाट हेल्प वाज, हमने वही बहुत अनकन्वेंशनल अप्रोच लगाई। लोग जनरली सीधा बिजनेस चालू कर देते हैं, क्लाइंट्स लाने की कोशिश करते हैं, हमने वो किया ही नहीं। हमने एक्चुअली पहले हमारा ही फिलोसफी डेमोन्स्ट्रेट किया, वो ऑर्गेनिकली वायरल हुई, और उससे क्लाइंट्स इनबाउंड आए। तो इनबाउंड इज ऑलवेज अ मच स्ट्रॉन्गर अप्रोच, कि सामने वाला बंदा ऑलरेडी इंटरेस्टेड है आपके सर्विसेज में, आपके अप्रोच में, तो दैट लीड हैज़ अ मतलब पुल मच था बेसिकली ना, पुल था। मतलब पुल ही था, करेक्ट। एग्जैक्टली। हाँ, सो मैं आपको प्रोसेस एक बहुत ब्रीफली बताता हूँ, हमने अपने बुक में भी कैप्चर किया हुआ है। सो सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस है जो ये एक्सरसाइज का मिशन कर रहा है, उसके गोल्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स के गोल्स क्या हैं। ओके, जो तो कस्टमर है आपका। नहीं, बिजनेस पहले तो अच्छा, बिजनेस, हाँ। द मिनिमलिस्ट की बात हो हाँ, रही या है। फिर जैसे मिनिमलिस्ट के कोई क्लाइंट है जिसके लिए हम एक कोई कैंपेन कर रहे हैं, राइट, तो उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले वो बहुत क्लियरली स्टेक होल्डर से समझना। आई थिंक वहाँ पे बहुत हाफ द बैटल इज लॉस्ट ओवर देयर, क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होते, हमने हमें अचीव क्या करना करना है। क्या चाहते हैं हाँ, वो लोग, करना क्या और चाहते कई बार कस्टमर को भी नहीं पता चलता है कि वो कस्टमर क्या को ही करना नहीं चाह। पता होता। हाँ, नहीं पता होता हाँ, उनको। सो हाँ, करेक्ट। सो इसमें ये भी बोलते हैं कि जैसे हमारे इसमें ब्रीफिंग एक होता है, राइट। कोई भी अगर आपको कैंपेन करना है या UI UX ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको एक ब्रीफिंग देनी होती है, राइट। सो लोग जनरली वो ब्रीफ लिखते नहीं है, राइट, वो कभी कभी कॉल पे ही बता देते हैं, या ऐसे वन लाइनर बता देते हैं। बट क्या होता है कि व्हेन यू राइट दोज थिंग्स, जब आप ब्रीफ लिखने जाते हो, तो आपको बहुत सारा रियलाइजेशन होता है कि अरे हाँ, मैं सच में अचीव क्या करना चाहता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बिजनेस वांट्स, जैसे अगर आपको भी ये इंटीरियर डिज़ाइन करना था और आपको आर्किटेक्ट को ब्रीफ देना है, जब तक आप क्लियर नहीं हो ना, मुझे चाहिए कि आप और दिखाओ में लगे रह जाओगे, कि आपको ही नहीं पता आपको क्या चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट करोगे हाँ, वो मुझे कुछ तो दिखाता रहेगा अलग अलग, और मुझे जस्ट बाय चांस कुछ पसंद आ जाएगा। तो हैविंग दैट वेरी रेजर शार्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। देन यू कम टू व्हाट यू सेड, यूज़र, व्हाट यूज़र वांट्स। मतलब यूज़र का माइंड कैसा है, यूज़र के प्रेफरेंसेस कैसे हैं, यूज़र कोई प्रोडक्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता है, दैट इज़ यूज़र सेंट्रिक थिंकिंग। एंड देन यू मैरी व्हाट बिजनेस वांट्स एंड व्हाट यूज़र नीड्स टू क्रिएट द राइट डिज़ाइन, जो दोनों के गोल्स को सर्व करता है, राइट। तो एंड देन यू वैलिडेट दैट डिज़ाइन। सो 4 स्टेप्स हुए ना, 4 मतलब steps 4 हुए, स्टेप्स। हाँ। वैलिडेशन इज द लास्ट लास्ट स्टेप। स्टेप सो तो वैलिडेशन कहाँ से कराते हो फिर? यूज़र टेस्टिंग। तो यूजर आप टेस्टिंग, एक प्रोटोटाइप बना के लोगों से टेस्ट कर लेते हैं, आप एक ऐप बना के उसकी टेस्टिंग कराओ, तो आप गोल बेस्ड यूज़र टेस्टिंग कर सकते हो। कि लेट्स से आपने ट्रैवल बुकिंग की ऐप बनाई है, लेट्स से आपने क्रिप्टो यूज़ करके कोई ट्रैवल बुकिंग की ऐप बनाई, तो आप एक ऐप का प्रोटोटाइप दे दो, बोलो चलो बुक कर, तो आप एक गोल दे दो उसको, और आप ऑब्जर्व करो बुक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हम ऐप डिज़ाइन करते हैं, तो हम कुछ ऐप्स यूज़ करके यूज़र का जर्नी देखते हैं, तो अगर वो ऐसी जगह क्लिक कर रहा है जहाँ बटन ही नहीं है, तो हमें समझ जाता है कि इसकी कोई और ही एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ बटन होना चाहिए था, या फिर ये बटन जैसा लग रहा है बड़े बटन है ही नहीं। तो वैलिडेशन करके, टेस्टिंग करके आपको बहुत सारी, या बंदा स्क्रॉल कर रहा है बट स्क्रॉल हो ही नहीं सकता अगर ऐप में, तो आपको रियलाइज़ होता है कि उसको एक फॉल्स अफोर्डेंस बोलते हैं, कि यहाँ पे यूज़र की एक्सपेक्टेशन कुछ थी और वो हो ही नहीं सकता। कंडेंस द 4 स्टेप्स फॉर आर बहुत यंग प्रोफेशनल्स जो मार्केटिंग में है या कम्युनिकेशन में है या एंटरप्रेन्योर्स में है, वो अगर देख रहे हैं, तो अगर आपका जो क्रिएटिविटी, व्हाट इज़ योर 4 स्टेप क्रिएटिविटी प्रोसेस लाइक? अगर सिंपल एक एक्रोनिम दे देता हूँ, इट्स लाइक बडवाइजर प्रोसेस, BUDV। बिजनेस, यूज़र, डिज़ाइन, वैलिडेट। बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ लो, यूज़र नीड समझ लो, उन दोनों को कंबाइन करके डिज़ाइन करो, एंड देन वैलिडेट करो उस डिज़ाइन को। सो इट्स लाइक अ सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि बहुत केसेस में यूज़र की नीड नहीं समझ पाते, इसलिए कितने सारे ब्लंडर्स हो जाते हैं, राइट। एंड ये इट्स नॉट जस्ट इन प्रोडक्ट्स या कैंपेन्स, बट इनफैक्ट पॉलिसी लेवल पे भी। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यूरिनल्स जो होते हैं, वॉशरूम्स पब्लिक स्पेसेस में, वो मेन और वुमेन के लिए इक्वली डिवाइडेड होते हैं, बट वो एक डिज़ाइन एरर है, क्योंकि विमेन जो होती हैं उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है वॉशरूम में, राइट। उनको दे हैव टू विजिट द वॉशरूम मोर फ्रीक्वेंटली, बिकॉज सम आर प्रेगनेंट, सम हैव UTI, सम हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स एंड एल्डरली। तो उनको क्या है, पर स्क्वायर फीट मेन कैन यूटिलाइज अ वॉशरूम इन मच हायर क्वांटिटी देन वुमेन,
बट ये किसी ने यूजर सेंट्रिक सोचा ही नहीं है कि वुमेन के नीड्स क्या हैं, वाह, तो वो ये सेम कभी नहीं स्पेस दे सोचा देते हैं, कभी नहीं सोचा है। एंड वुमेन के लिए वो वॉशरूम्स इनएडिक्वेट होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है तो बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, ये जो आपका आईफोन है वो कितना बड़ा है एक्चुअली, इट कांट फिट अ वुमेन्स हैंड। ये किसी ने सोचा ही नहीं है कि वो फ़ोन एक्चुअली उनके हाथों में फिट नहीं आता, इसलिए वो दोनों हाथों से करना पड़ता है उन्हें। सो दे हैव मे बी एवरेज मेल हैंड के लिए डिज़ाइन कर देते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि वुमेन भी एक कस्टमर है उनके। और वो उनका लॉजिक में भी ये होता है कि हैंडबैग में फिट आ जाएगा, बट वो भी एक और डिज़ाइन प्रॉब्लम है, क्योंकि वुमेन के पैंट में पॉकेट्स नहीं होते अनफॉर्चुनेटली जो होने चाहिए, तो उनको उसके वजह से उन्हें हैंडबैग में डालना पड़ता है। सो यू आर री इन्फोर्सिंग अ प्रॉब्लम विथ इवन वर्स डिज़ाइन, कि आप उतने बड़े बड़े फ़ोन बनाओ जो उनके हाथों में आएंगे ही नहीं। तो इनमें इवन आईफोन इतना बड़ा है, राइट, वो सो मेनी वुमेन कांट फिट इट इन देयर हैंड्स। तो ये सारे जो है ना डिज़ाइन फेलियर्स हैं, यहाँ सोचा नहीं है किसी ने कि एक बहुत बड़े कस्टमर सेट को क्या चाहिए, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो कभी एप्पल को रीच आउट नहीं किया, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, क्या ये मैंने मजाक में? खुद अभी डिस्कवर किया, एक इनविजिबल वुमेन करके एक बुक है, ओके। ये मैं पढ़ रहा था, उसमें सब मेरे लिए भी बहुत माइंड ब्लोइंग था। और भी बहुत है, जैसे स्टेयर जो होते हैं कॉर्पोरेट में, जो स्टेयर्स होते हैं वो बहुत बार नैरो होते हैं, राइट। किसी ने ये नहीं सोचा कि वुमेन जब हील्स पहन के जाएंगे तो वो उनके लिए इनएडिक्वेट होंगे। सो दिस आर ऑल डिजाइन में, तो वुमेन एक पॉइंट है, इट्स नॉट लाइक ऑल प्रॉब्लम्स आर ओनली रिलेटेड टू वुमेन। डिसेबल्ड लोगों के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इंडिया में अगर आप स्ट्रीट्स देखोगे तो कहीं पे भी आपको एक रैंप नहीं दिखेगा, तो कोई लगेज लेके आ रहा है ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, कि लगेज चढ़ाने के लिए एक आपको स्लोप चाहिए होता है। वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में दिखेगा अगर कहीं डिज़ाइन किया हुआ है, पर बहुत जगह इंडिया में नहीं दिखता वो। तो दैट्स सच अ बेसिक डिज़ाइन प्रॉब्लम, राइट। Talking to you right now, and we've spoken so much in the past and मिले भी हैं, but now I'm just realizing that you are wired like this. When you see surroundings आसपास, जैसे हम लोगों के एक नेचुरल बंदे के देखेगा, अच्छा दो पिलर है, कैमरा कुमरा लगे हैं, बट यू आर वायर्ड लाइक दैट। इज दैट द पॉइंट ऑफ, आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आपका और चिराग का वही हो गया ना, मतलब हाँ। यू सी थिंग्स इन दैट मैनर, उनकी यहाँ पे डिजाइन एरर है, वो डिजाइन एक्चुअली थिंकिंग एरर है। ये पढ़ के भी एक्चुअली ओवर टाइम हुआ है इस फील्ड या में रह के, टू सी यू कि बिकम मोर अवेयर। हाँ वो नेचुरली पता नहीं मे बी प्री डिस्पोजिशन था नहीं था, आई डोंट नो, बट इस इंडस्ट्री में रह के इन चीज़ों के बारे में पढ़ के अब माइंड थोड़ा वैसा मोल्ड हो चुका है कि हर चीज़ में आप देखो कि ये यूज़र के साइकोलॉजी को मैच करता है कि नहीं, उनके मेंटल मॉडल से फिट होता है कि नहीं। तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि इफ़ सम पॉलिसीज़ फेल, व्हाई डिड दे फेल, वो नेचुरली डिज़ाइंड ही नहीं थे, यूज़र्स को समझ के डिज़ाइन ही नहीं किए। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ होती हैं, कितनी सारी पॉलिसीज़ को एम्प्लॉय का माइंडसेट समझ के डिज़ाइन करनी चाहिए। वो बहुत बार मैनेजमेंट आपस में ही डिसीजन ले लेते हैं विदाउट एवर थिंकिंग हाउ डू यूजर्स रिएक्ट टू दिस। तो ये एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी रहा है कि वेन एवर यू आर अनाउंसिंग और लॉन्चिंग अ पॉलिसी, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर आपके टीम मेंबर्स का मेंटल मॉडल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और फिर करो। तो डिज़ाइन इज़ एक्चुअली एवरीवेयर। जो प्रोसेस है डिजाइन थिंकिंग, दैट इज एप्लीकेबल टू अक्रॉस एनीथिंग दैट यू कैन डू। एनीथिंग, लाइक आई सेड, आप गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहे हो, आप एक बिजनेस के आपके एम्प्लॉयज़ के लिए कोई लीव पॉलिसी भी बना रहे हो, आप आईफोन बना रहे हो, चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल का कोई डिज़ाइन, ये चाहे सारे हमें पॉडकास्ट बना रहे पॉडकास्ट बना रहे हो, इट्स एवरीथिंग इज डिज़ाइन थिंकिंग। आई मीन डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज थिंग। जहाँ पे भी आपको कोई जर्नी डिज़ाइन करनी है या एक मीन्स टू एन एंड डिज़ाइन करना है, दैट इज़ वेयर डिज़ाइन थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्रिएटिविटी इज़ ऑफ कोर्स अ डिफरेंट थिंग। क्रिएटिविटी जैसे एड कैंपेन्स हो गए या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो गई। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग कनेक्शंस वेयर वो कनेक्शन कोई एस्टैब्लिश था नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी क्रिएटिव लोग हैं, राइट, दे आर ऑल्सो, उनके अपने भी, हर बंदे का क्रिएटिव प्रोसेस डिफरेंट है, राइट। जो आप सोच रहे हो शायद ज़रूरी नहीं मैं सोच रहा हूँ, राइट। हर बंदे का एक डिज़ाइन को लेके भी डिफरेंट प्रोसेस है। सो हाउ व्हेन यू आर रनिंग एक, सो मिनिमलिस्ट को बुलाते क्या हो? डू यू कॉल दिस एज अ क्रिएटिव एजेंसी? हाँ, क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्रिएटिव सोल्यूशन कंपनी, राइट। सो क्रिएटिव एजेंसी या क्रिएटिव सोल्यूशन कंपनी में द होल फाउंडेशन ऑफ योर डिज़ाइन इज़ कि द मिनिमलिस्ट पे आप जाए, राइट। तो एक जो बंदा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई बना रहा है, हाउ डू यू इंश्योर कि जो आपका विजन है या आपकी कोर टीम का विजन है वो डाउन द लाइन भी परक्यूलेट हो? हाउ डू यू इंश्योर दैट? बिकॉज इट इज़ नॉट ए 10 स्टेप SOP, राइट, कि आपने ये Right. काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं या Right. इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, इट्स माइंड, और माइंड सबका डिफरेंट है। हाउ डू यू इंश्योर दैट वाइल रनिंग अ क्रिएटिव एजेंसी कंपनी कि एक एक बंदा उस थॉट प्रोसेस पे काम करे? Right. और डू यू नॉट इनकरेज दैट ऑल्सो? राइट। नहीं तो मैं जो भी आंसर दूंगा उसके पहले आई वुड लाइक टू से ये टफ तो है, ये बहुत टफ चीज़ है। एंड ये तो आपको भी एक्सपीरियंस से पता ही होगा कि एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वो एक कॉमन ग्राउंड पे सबको लेके आना इज़
द चैलेंज फॉर कंपनीज दैट आर स्केलिंग. तो ये एब्सोल्युटली बहुत बड़ा चैलेंज है, बट सम थिंग्स रियली हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग दैट. एंड कल्चर एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग दैट सेम फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक चीज़ जो हेल्प करती है वो ये है कि जो लोग मिनिमलिस्ट ज्वाइन करते हैं उन्होंने भी ऑलरेडी देखा हुआ है कंटेंट स्टाइल, या उन्होंने जो डिज़ाइन थिंकिंग कैसे होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी स्टाइल है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब की हुई है. तो उनको एक थोड़ा सेंस है कि हाँ, द वे द थिंकिंग हैपेंस हियर इज़ लिटिल डिफरेंट. तो वो उससे अलाइंड है. फिर हम जब ऑन बोर्ड करते हैं लोग, तो हमने जो बुक लिखी है थिंक लाइक द मिनिमलिस्ट, उसका बहुत बड़ा पर्पस तो ये था कि ये हम आईपी को डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारा एक इंटरनल ट्रेनिंग मैनुअली बन जाए. तो एक्चुअली हम हर न्यू ज्वाइनी को फर्स्ट डे पे वो बुक दे देते हैं, बोलते कि आप फर्स्ट वीक आप टाइम लो और ये बुक पढ़ो आप आराम से. तो फर्स्ट डे भी बहुत लोग को एक्चुअली कुछ हम काम से लोड नहीं करते, हम कहते हैं आप बुक पढ़ो क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा. ये आपका एक्चुअली ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि आप बुक से हमारी स्टोरी समझो, हमारी फिलॉसफी समझो, हमारे क्रिएटिव टेक्निक समझो, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, वो 4 स्टेप प्रोसेस उसको समझ लो, सो दैट एटलीस्ट एक इनिशियल अलाइनमेंट हो जाएगा कि हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर. फिर हम जो ओरिएंटेशन भी लेते हैं उसमें भी उनको हम पुराने केस स्टडीज़ दिखाते हैं, उसका प्रोसेस बताते हैं. सो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेते हैं ताकि जो थिंकिंग का पैटर्न हो वो एटलीस्ट उनको समझ में आ जाए कि हाउ इट वर्क्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सबको बस एक ही तरीके से नहीं सोचने देना, करेक्ट. बिकॉज सेम वो इको चेम्बर बन जाता है. आप सेम ही टाइप के आइडियाज बार बार लाते हो. कई बार दैट्स व्हाट मेरा वही पॉइंट है कि आप उसको इनकरेज, मतलब आपने वैल्यूज इनकरेज कर दी, बट मिनिमलिज्म में डिफरेंटली तो थिंक कर ही सकते हैं ना वो लोग, मतलब. एब्सोल्युटली. एंड हम वही चाहते हैं कि सब अपना अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आएँ, सब बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ लेके आएँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से ही बेस्ट आइडियाज़ इमर्ज करते हैं. वी स्ट्रांगली बिलीव दैट. सो वाइल लाइक यू सेड वैल्यूज़ कॉमन अलाइन कर दो, एक प्रोसेसेस कॉमन अलाइन कर दो, बट देन लेट द आइडियाज़ फ्लरिश. एंड हमने ये भी नोटिस किया है कि एक कल्चर अगर एक कोहेसिव कल्चर बन जाता है तो लोग उसमें रह के अपने आप वो इम्बाइब करने लग जाते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, बिकॉज यू नो एंड यू मीट सो मेनी पीपल जो इस लाइन में, क्रिएटिव लाइन में, राइट, एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट. कहते हैं नहीं जी, ये तो क्रिएटिविटी तो बड़ी स्पेशल चीज़ है, सिर्फ ये 3-4 लोग ही कर सकते हैं इस चीज़ को. सो यू आर सेइंग दैट कि माइंडसेट अगर हम बिल्ड कर दें, एक डिज़ाइन थिंकिंग का एक माइंडसेट कर दें, तो क्रिएटिविटी तो अपने फ्लो करेगी. दिस इज व्हाट यू सेइंग. एब्सोल्युटली. और उनको अगर आप दिखा दो कि ये प्रोसेस कैसे वर्क ऐसा है, करता है, हाँ, correct. तो जब एक बार हमें या फिर किसी और को जो टीम में थोड़े टाइम से रहा है उनको एक बार थिंक करते हुए ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे वो टेक्निक्स कैच ऑन करना लग जाते हैं. Brilliant. अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ये सोचते हैं. ऑफ कोर्स और वो हमने टेक्निक्स हमारे बुक में बहुत ओपन सोर्स कर दी हैं, तो ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है उसमें. बट वो जब वो एक बार टेक्निक्स को इन एक्शन देखने लग जाते हैं तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये वाला जो अप्रोच वहाँ लगाया हुआ था ये यहाँ भी लगाया जा सकता है. भाई इंडिया में जैसे अभी आपने द मिनिमलिस्ट इस लेवल पे बिल्ड किया, एंड जैसे आप स्केल अप करो, और भी लोग हैं जो कर रहे हैं इस स्केल पे, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत सारे कंपनीज, इनफैक्ट हमारे से बड़े बहुत कंपनीज हैं, बहुत लोगों ने स्केल कर दिया है. सो एक्चुअली द मार्केट इज ग्रोइंग डे बाय डे. इनफैक्ट जैसे इंडिया अगले 10-20 ईयर्स में जो बहुत पॉजिटिव फोरकास्ट है, तो होपफुली ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी. एंड इंडिया में एक क्रिएटिविटी का सर्ज आ चुका है. हमारे बचपन में अगर आप बच्चों से पूछते हो कि आपको बड़ा होकर क्या करना है, तो आई थिंक बहुत लोग एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर बने. आज पूछोगे क्या बनना है, तो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, गेमर, ये ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे. आई थिंक द क्रिएटिव फील्ड्स आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. एंड इसमें जैसे जैसे टैलेंट ज़्यादा आएगा उसी से वो आई थिंक उसका लेवल भी और बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा. तो आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स एआई का इम्प्लीकेशन इस पे क्या होगा इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट अदरवाइज उस पर तो आते हैं, तो सेपरेट टॉपिक है पूरा बात करने को. योर इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटर्स ग्लोबली बहुत बड़े हैं, राइट, जैसे हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो Right. बहुत बड़े 3-4-5 लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को, राइट. करेक्ट. हाउ डू यू compete with them, right? Do you compete with them? Of course, every client has to go to some agency or the other, and independent agencies को छोड़ के, है ना, लाइक 4-5 नेटवर्क्स हैं जो सारे बिजनेस को डोमिनेट करते हैं. सो ग्लोबली इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट. और ये 4-5 लोग ही हैं ज़्यादा, है ना? 5-6 बड़े ग्रुप्स हैं. ऑफ कोर्स और भी ग्रुप्स हैं जो इमर्जिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली, बट ये 4-5 सबसे डोमिनेंट ग्रुप्स हैं. एंड ये सब बड़े लिस्टेड कंपनीज है, ग्लोबली लिस्टेड कंपनीज है. तो या इट्स अ वेरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही कट थ्रोट इंडस्ट्री है. बट आई थिंक यही होता है कि एक सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 2007
के अराउंड या थोड़ा उससे आगे जब डिजिटल आ गया, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इनका ट्रेडिशनल में जो न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। हाँ, सो प्रिंट एड, टीवी कमर्शियल, रेडियो, बिलबोर्ड्स, तो ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग बहुत टाइम तक बहुत बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिटेबल था। बट सडनली जब ये डिजिटल आना शुरू हुआ तो एक न्यू क्रॉप ऑफ डिजिटल एजेंसीज आ गए इंडिया में 2008 ऑनवर्ड्स। और तब तक तो हम तो गेम में थे ही नहीं, हम तो बच्चे थे तब कॉलेज में। बट सो ये डिजिटल एजेंसीज बड़े होने लग गए सडनली, सोशल मीडिया वगैरह करने लग गए, गूगल, फेसबुक, एसईओ वगैरह करने लग गए। एंड सडनली ये जो मेन लाइन एजेंसीज है वो देखते रहे कि ये चल क्या रहा है। तो ये जो डिसरप्टिव चेंजेस जो होते हैं ना, बहुत बार आपने दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे अभी ईवी आ रहा है तो जो रेगुलर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनकी थोड़ी इट कैन शेक देम अप, राइट। इनफैक्ट जब ई कॉमर्स आया था तो रिटेल को उसने जैसे डिसरप्ट किया था। सो आई थिंक डिजिटल हैज़ डिसरप्टेड ऑल इंडस्ट्रीज एंड एडवर्टाइजिंग कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो उनके वजह से एक्चुअली बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट हुआ, क्योंकि एक कल्चरल चेंज था, बहुत बड़ा एक माइंडसेट शिफ्ट रिक्वायर्ड था डिजिटल इंडस्ट्री को, मतलब डिजिटल मार्केटिंग समझ के करने के लिए। क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो मेन लाइन एडवर्टाइजिंग जैसे काम करता है तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है और एक बहुत बड़े स्केल पे होता है। सो आपको जो एक बिलबोर्ड दिखता है या जो एक न्यूज़पेपर ऐड दिखती है उस पर ऐसा नहीं होता कि रोज़ वो एक एक नया नया कुछ बनाते जा रहे हैं। जैसे डिजिटल में क्या है कि एवरी डे इट्स सो मच ऑफ आइडिएशन, सो मच ऑफ कंटेंट गोइंग आउट, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है। कोई पुश नोटिफिकेशन पे ऐड भेज रहा है, कोई न्यूज़लेटर भेज रहा है, कोई यूट्यूब कैंपेन चला रहा है, कोई प्रोग्रामेटिक एड्स चला रहा है, कोई ईमेलर भेज रहा है। सो इट्स ऑलवेज ऑन, इट्स वेरी अग्रेसिव, इट्स मल्टी चैनल। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मेन लाइन में क्या होता है कि आप 20 दिन सोचो, एक बड़ा कैंपेन लेके जाओ, उसकी एक स्क्रिप्ट लिखो, उसकी रेडियो स्क्रिप्ट लिखो, तो एक स्लो प्रोसेस है। और वो स्लो एक रीज़न के लिए भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे कोई कैंपेन ब्लास्ट करता है तो बहुत सारे चैनल्स के अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ मीडिया स्पेंड होता है, तो उसमें उतना एफर्ट भी डलता है ना। सडनली वहाँ से आप सडनली ऐसे एक सोशल मीडिया की दुनिया में आ चुके हो जहाँ पे रोज़ कुछ सोशल कंटेंट जाना चाहिए, एक रोज़ एक रील अपलोड होनी चाहिए, रोज़ 100 पुश नोटिफिकेशन और ईमेलर्स और यू नो डिस्प्ले एड्स जाने चाहिए। तो एक बहुत फेज शिफ्ट है, समझ रहे हो, वो उनको कल्चरली समझ में ही नहीं आया। तो बहुत जो ट्रेडिशनल कंपनीज थे अपना ट्रेडिशनल वाला ही प्रोसेस डिजिटल में लगाने की कोशिश कर रहे थे एंड नहीं दे चल कुड रहा। नॉट अंडरस्टैंड इट। सो उसलिए वो थोड़े डिसरप्ट हो गए एंड दे स्टार्टेड, बट दे अडेप्टेड, दे स्टार्टेड अक्वायरिंग लॉट ऑफ डिजिटल एजेंसीज ग्लोबली। ये हुआ, बट वो ये कि एक बहुत ही अलग माइंडसेट चाहिए होता है, राइट। एंड अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर एक प्रोसेस फॉलो किया है तो सडनली उसको चेंज करके अडेप्ट करना इज़ नॉट ईजी। एंड मुझे लगता है कि अभी जो नया शिफ्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल माइट क्रिएट अ सिमिलर मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक ये बिजनेस का रूल यही है कि दोज हु कैन अडेप्ट कैन सर्वाइव एंड दोज हु कांट ग्रेजुअली गेट eroded। तो यही एक थोड़ी सी लास्ट 10-15 ईयर्स की ट्रेंड रही है इन द इंडस्ट्री। बट दैट साइड इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हुआ है बट एडवर्टाइजिंग मार्केट। क्रिएटिविटी जैसे अब देखते हैं जो रील्स रूल बना रहे हैं आजकल बंदे, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब हम हमेशा से क्रिएटिव थे, आउटलेट नहीं मिला उनको। मतलब मैं कई बार रील्स देखता हूँ, मतलब कोई बंदे ने गांव से बनाई है, कुछ बनाई है, पता नहीं वायरल हो जाती है, 20 मिलियन 30 मिलियन, कुछ भी गाना गा रहा है, कुछ भी है, राइट। मुझे तो ऐसे लग रहा है व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वी वर ऑलवेज क्रिएटिव, मतलब उनको आउटलेट नहीं था। विद Right. नाउ डिजिटल कमिंग इनटू पिक्चर एंड इंटरनेट जो अब जो एक्सेस मिल गया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आज मतलब इंटरनेट के बिना तो मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। Right. मतलब उस चीज़ में, सो आई थिंक उनको आउटलेट भी मिल गया है। बट इन दैट प्रोसेस, जैसे हम ये लार्ज कंपनीज की बात कर रहे हैं, डू यू ऑल्सो थिंक दैट जितने लार्ज ब्रांड्स की आपने बात की, आर दे ऑल्सो फिक्सेटेड कि यार हमको ये सिर्फ लार्ज कंपनीज की तरफ जाना है, बट दे आर ऑल्सो रिस्क टेकिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू पीपल लाइक द मिनिमलिस्ट एंड अदर ब्रांड्स विच आर कमिंग Correct. इनटू द पिक्चर? हाँ, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी होता है। वेयर दे कंट्रोल, वेयर द मेन लाइन एजेंसीज कंट्रोल द मार्केट इज़ क्या होता है, जैसे कोई ग्लोबल ब्रांड है, जैसे सिटी बैंक हो गया, तो वो बहुत बार ये होता है कि उनका ग्लोबली 100 कंट्रीज़ में अगर ऑपरेशंस है तो वो एक ऐसे ही ग्लोबल एजेंसी को ही बिजनेस देंगे जिसके 100 100 है। कंट्रीज़ या मतलब समवेयर क्लोज टू दैट उतने ऑपरेशंस है। तो वहाँ पे एक्चुअली ग्लोबल एजेंसीज का बहुत ज़्यादा होल्ड है मार्केट पे। तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट है तो मैं आई मीन आई कांट गेट देयर फुल बिजनेस बिकॉज वो उसी कंपनी को जाने वाला है। बट दैट सेड लॉट ऑफ कंपनीज टुडे आर वेरी ओपन और उन्हें रियलाइज़ हो गया कि हमें कुछ नया डिसरप्टिव करना है तो मे बी वी नीड अ यंग अजाइल टीम।
और ये हमेशा होता है राइट, एक जो नया इनकम्बेंट आते हैं जो जो यंग डायनामिक फास्ट होते The हैं, tendency to disrupt is वेरी हाई, more than एंड the वो बहुत फास्ट डिलीवरी कर fast way सकते हैं, कर बहुत रहे हैं, जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं. correct. सो वो दे आर एक्चुअली निपिंग एट द हील्स ऑफ दीज बिग जायंट्स. How do you see now the minimalist in the era of AI, right? मतलब जहाँ पे 30 सेकंड में आप चैट जीपीटी को बोलते हुए डिज़ाइन करके दो और वो इतना किक एस डिज़ाइन करके दे देता है, राइट? राइट. What is your strategy? What is your stance right now? How is AI going to disrupt the मतलब कर ही दिया disrupt, right? So Right. ये जो AI का क्या impact होने वाला है क्रिएटिव प्रोसेस पे? अभी बहुत ज़्यादा लोग माइंड ब्लो हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सीइंग कि वो क्या क्या कर सकता है. हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि कभी वो स्क्रिप्ट लिख देगा या कभी वो एक फ्रॉम स्क्रैच ऐसा आर्ट वर्क बना देगा जो ह्यूमंस को बनाने में भी 1 महीना लग जाता है. वो एक प्रॉम्प्ट से बन जाती है आजकल. तो एक फंडामेंटल शिफ्ट है. और मुझे एक्चुअली बहुत लोग इस पे बात करते हैं. एक्चुअली आई बिलीव किसी को नहीं पता क्या होने वाला है. नोबडी कैन फोरकास्ट क्या होने वाला है, बट ऑल यू कैन डू इज़ प्रिपेयर फॉर इट. मतलब हमें रेडी रहना है कि दिस थिंग इज़ रियल. अब मतलब ये जीनी बॉटल के बाहर आ चुका है, इसको शायद कोई रोक नहीं सकता अभी. तो ऑल यू कैन डू इज़ टू प्रिपेयर फॉर व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक मे बी 10 साल बाद, 20 साल बाद या 5 साल बाद एक्चुअली. तो हम तो देख रहे हैं कैसे कैसे हमने टिंकरिंग चालू कर दी है. एंड आई थिंक द पीपल हु टिंकर विल विन आउट एंड विल अडेप्ट. तो टिंकरिंग इन द सेंस आप खेलते रहो इन टूल्स के साथ, आप फिगर आउट करते रहो कि ये कैसे आपकी कोई प्रोसेस को एफिशिएंट बना दे. हम ट्राई कर रहे हैं अभी रेगुलरली थोड़ा ये जो नए नए टूल्स आ रहे हैं रोज़, कैसे इनको यूज़ किया जाए कोई कोई बिजनेस प्रोसेस में, एंड कैसे हमारी टीम में जो एफिशिएंसीज है उसको इम्प्रूव करें. तो इनफैक्ट जैसे डिज़ाइनर्स जो हैं फॉर एग्जांपल, वो फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, इन चीज़ों पे जनरली ऑपरेट करते थे. तो एक क्या था कि एक बहुत लंबा टाइम उन्हें लगता था सॉफ्टवेयर सीखने में, और सॉफ्टवेयर में जो शॉर्टकट्स हैं, टूल्स हैं, बटन्स, वो सब सीख के फिर वो डिज़ाइन कर पाते थे. तो मैं कभी एक्चुअली, मुझे बहुत बार जब 2015 में जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था मेरे पास आइडियाज़ हैं, क्या काश मैं डिज़ाइनर होता तो मैं खुद ही डिज़ाइन कर लेता. बट अब क्या है कि अब आपको वो मेहनत करनी ही नहीं है. एआई ने वो पूरा प्रोसेस को कोलैप्स करके ज़ीरो पे ले आ गया है. आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इफ़ यू हैव द आइडियाज़, आप खुद प्रॉम्प्ट दे के डिज़ाइन कर सकते हो. तो अब क्या है कि बेसिकली इन एआई टूल्स के साथ आप, यू आर नाउ द क्लाइंट. तो आपका ब्रीफ जितना सा, ब्रीफ मतलब जो प्रॉम्प्ट है, हम अब एआई टूल से प्रॉम्प्ट के द्वारा बात करते हैं, राइट. तो हमें हमारे प्रॉम्प्ट्स को बहुत केयरफुली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा. हमें हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या है इस चीज़ से. सो टिपिकली एजेंसीज में क्या होता है कि सब क्लाइंट को गाली देते हैं कि वो बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करता है और बार बार चेंजेस कराते रहते हैं. वो इसलिए भी होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ब्रीफ सेट किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो इतना क्लियर नहीं था. क्लियर होगा, चेंज होता रहता है, क्लियर नहीं होता. अब हम भी वही प्रॉब्लम फेस करेंगे एआई टूल्स के साथ. तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपका प्रॉम्प्ट जितना क्रिस्टल क्लियर है, जितना वेल डिफाइंड है, उतना ही बढ़िया आपका आउटपुट आने वाला है. तो कंस्ट्रेंट ह्यूमंस की साइड पे ही होगा कि आप कितने अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करके प्रॉम्प्ट दे सकते हो. सो एवरीवन विल हैव टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे एआई टूल्स काम करते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़. तो एक फंडामेंटल शिफ्ट होने वाला है कि आपको अब बैठ के सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले. अब आपको ये सीखना है कि मशीन के साथ बात कैसे करनी है और उससे आउटपुट कैसे निकालना है. बट दैट इज़ द कोर फाउंडेशन ऑफ मिनिमलिस्ट ना. मतलब आप तो डे वन से यही कर रहे हो. यस. मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट पे ज़्यादा आइडिया लग रहा है, प्रोसेस पे तो अब मतलब बस घंटे कम हो गए. करेक्ट. घंटे कम हो गए या मतलब दिन बच गए. तो ये बहुत लिबरेटिंग भी है और ये बहुत स्कैरी भी है, क्योंकि अभी भी आप देखो तो जो डिज़ाइनर्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर सीख के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, राइट. बट अब ऐसा हो गया है कि आप कोई आके उनको बोल रहा है कि आपको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप दिन के 8 या 10 घंटे जो काम करते हो उसमें आप मेनली सॉफ्टवेयर पे बैठ के वो मेहनत वाला काम कर रहे हो टू प्रोड्यूस सम आउटपुट. अब जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दैट एंड यू हैव टाइम टू थिंक. सो अभी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग विल बिकम the differentiator. Isn't it easy for the customers today? Because पहले customers were dependent on creative agencies for, one was of course the thinking, right? And the second was the design solution, right? कि उनको वो software की expertise नहीं थी. Correct. So that's why they were outsourcing. But many of the CMOs today in large organizations and in growing companies also, they're good thinkers, right? So do you think that, and now since they are good thinkers, right? In that company तो outsource करती है ना कोई अपना creative part, तो वो तो गुड थिंकर्स है ही हैं. बट वाई डू दे नाउ आउटसोर्स? लाइक
have you started, you and Chirag have started thinking about these things कि will that affect the business inflow from these clients? राइट, वो तो सोच ही रहे हैं. सो इनफैक्ट व्हाई डू दे आउटसोर्स टुडे आल्सो इज बिकॉज खुद की टीम बना के ऑपरेट करना किसी ब्रांड को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एंड टिपिकली दैट यू आर आउटसोर्सिंग दैट एंटायर फंक्शन किसी और को कि वो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है तो वो इस चीज़ का ध्यान रख लेगा. एंड सेकेंडली क्या होता है कि फ्रेश थिंकिंग आते रहती है बाहर से एक्सटर्नल पार्टनर से, क्योंकि वो भी लोगों को रोटेट करते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, तो नया नया डिसरप्टिव थिंकिंग लाते रहते हैं सेम ब्रांड में फॉर एग्जांपल. तो क्या है, वो हमेशा आउटपुट हमेशा थोड़ा फ्रेश रहता है, आइडियाज़ हमेशा थोड़े नए रहते हैं. ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड ये भी हो सकता है कि ऐसे एआई के वैसे एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत ईजी हो गया. तो अगर आपने सही थिंकर्स अगर ग्रूम कर लिए जिनको इन टूल्स के साथ जो बहुत कन्वर्जेंट है, तो एटलीस्ट एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो है वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा थिंकिंग पे होगा. तो जैसे बहुत लोग भी ये कह रहे हैं कि AI will not replace you, someone who knows AI and can work with an AI tool might replace you if you don't upskill and learn how to use AI. तो maybe चीज़ें इस डायरेक्शन में शायद धीरे धीरे जाएंगी. You also think that going forward, because my experience of dealing with creative agency with Hertake and building our organization is they normally bill on hours, right? So जैसे IT हो गया या Right. hours पे billing होती है. So now that will that also going forward impact your commercials that you give it to the customers, because time तो कम हो गया ना. they also know that अपनी execution तो AI से करानी है, या जो भी prompt engineering है उन्होंने तो thinking उन्होंने भी कर ली, आपने भी कर दी. So do you think that will also happen going forward, हो because सकता है घंटे कम हो गए ना. हाँ, बट देन अगेन अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बहुत हाई क्वालिटी लगाना, तो टुडे लाइक इफ़ यू सी वो बहुत ही हाई पेइंग जॉब है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें भी अडेप्ट करनी है तो मे बी देयर माइट बी अ बैलेंसिंग आउट. बट हाँ, डेफिनेटली मतलब बहुत बल्क वर्क जो होता है वो शायद बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा, तो मार्जिन्स वहाँ पे भी कोलैप्स हो जाएंगी. एंड जो जो कंपनीज आइडिएशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कॉन्स्टेंटली न्यू थिंकिंग कर सकते हैं, वो आई थिंक तो आपकी टिपिकल कन्वर्सेशन चिराग के साथ क्या होती है? मतलब यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, राइट? सो व्हाट आई अंडरस्टैंड योर नहीं यार, रोल. अभी तो मतलब बहुत सीखना अब बाकी तो है. चलो ये नया टर्म आ गया, हाँ. मतलब ये फैंसी वर्ड आ गया, बट इनिशियली इफ यू सी दैट जो आइडिएशन पार्ट तो आप ही कर रहे हो ना, मतलब करके, एंड देन ही इज लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव डिज़ाइन पार्ट. तो उनको क्या, मतलब आप चिराग को बोलते हो डिज़ाइन आपकी टीम करे एंड आप बोलते हो यार मैं ही करके दे देता हूँ, मतलब हैज़ दैट हैपेंड राइट नाउ? नहीं, एक्चुअली हम दोनों ही अभी उस प्रोसेस में नहीं है, हम दोनों ही थिंकिंग लेवल पे ही अच्छा, हैं. दोनों ही. हाँ, ओके तो हम कभी एग्जीक्यूशन में स्टार्टिंग से ही नहीं थे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे एक कंस्ट्रेंट बन जाते हो, क्योंकि आप उससे निकल के हायर लेवल पे सोच नहीं सकते कि ग्रो कैसे करना है, एक्सपैंड कैसे करना है, विजन क्या है. तो हम कभी उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में एकदम खुद पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे खुद से. बट अभी कॉन्वर्सेशन इसी में हो रही है कि हाउ डू वी नेविगेट दिस शिफ्ट, कि अभी अगला जो मतलब नेक्स्ट 5 years है उसमें हम ये पैराडाइम चेंज करें कैसे अंदर से ही, कि लोग अभी जो उनकी जो पुरानी आदतें हैं उसको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा. तो धीरे धीरे टिंकर करके हम कैसे वो शिफ्ट ला सकते हैं, तो हम भी एवरी वीक इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. और ऐसा नहीं है कि शायद ये कल हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा. बट ये तो फास्ट नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा? मतलब द रे आई हैव सीन अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो डिसरप्ट, बट आई थिंक द रेट एट विच AI इज डिसरप्टिंग स्पेसिफिकली द क्रिएटिव स्पेस, जो क्रिएटिव्स बनते हैं या डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है, तो बहुत ही ज़्यादा है. मतलब इज दैट लाइक हैव यू विटनेस्ड इससे पहले इतना रेट ऑफ चेंज? ये जो पहली बार AI ने जो करना शुरू किया है वो इतना नया है कि हमने लाइफ में कभी पहले कुछ ऐसा देखा नहीं है. तो एकदम फंडामेंटल शिफ्ट है. इन दोनों की वजह से हमें लगता है कि द डिसरप्शन इज़ जस्ट टू फास्ट. बट अगर आप देखो वो टूल्स के भी जो ड्रॉप ऑफ रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं. तो लोग बहुत एंथुजियास्टिकली रजिस्टर कर देते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, एंड फिर थोड़े टाइम बाद Exit फटीग कर आ जाते हैं तो एग्जिट कर देते हैं. सो क्या ये अभी हाइप साइकिल चल रही है? अगर आपको 1-2 साल आप जस्ट पीछे सोच लीजिए, 2021 में अगर मैं आपको पूछता कि फ्यूचर क्या है, तो सब एक ही जवाब देते हैं, Web3, क्रिप्टो, मेटावर्स. मतलब मैं खुद तभी सोचने लग गया था कि बाप रे, ये मार्केटिंग का फील्ड जो है ये बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाला है बिकॉज ऑफ AR, VR, मेटावर्स. एंड दैट माइट स्टिल बी ट्रू इन द नेक्स्ट 5 years, 10 years. बट तब वो उसकी हवा इतनी ज़्यादा थी, उसके कॉन्वर्सेशन इतने ज़्यादा थे, रोज़ नए स्टार्टअप्स आके कुछ ना कुछ कर रहे थे. तो उस मोमेंट पे AI तो कोई कॉन्वर्सेशन था ही नहीं. लिटरली दिस इज जस्ट 1.5 years बैक.
एंड सब लोग मेटावर्स एंड AR एंड VR एंड Web3 एंड क्रिप्टो के बारे में बातें कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ये हाइप साइकिल का भी फंक्शन होता है कि आप एकदम हाइप के बीच में बैठे हुए हो तो आपको लगता है यही चीज़ दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल देगी। But what are the typical tools that you are using in right now on the minimalist अभी? अभी के लिए तो हम ChatGPT एंड मिडजर्नी के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। Okay. ये अ, सारी पेड है, मतलब these are हाँ, all paid मतलब versions? इनको अभी अच्छे से यूज़ करना है तो अभी पे करना पड़ेगा। Okay. बट आई फील कि इसके भी आगे बहुत चीज़ें आएँगी और मतलब वी आर जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब कोई भी आप पैराडाइम चेंजिंग टेक्नोलॉजी देखो तो उसमें जो पहले प्लेयर थे, ज़रूरी नहीं है कि वही। वो ही सस्टेन हाँ, किया, so first एग्ज़ैक्टली। mover advantage तो खत्म ही हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ. सो एंड इनफैक्ट मैं जो प्रीवियस पॉइंट कह रहा था, एक और मेरा रीज़न ये है सोचने का कि द पेस माइट नॉट बी एज डिसरप्टिव एज वी आर थिंकिंग टुडे इज बिकॉज फॉर एग्जांपल पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब आई तो पहले तो लोग फैक्ट्रीज में स्टीम इंजन यूज़ करते थे, कोल बेस्ड फैक्ट्रीज थे स्टीम इंजन वाले। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आए तो फैक्ट्रीज को पूरा रीटूल करना पड़ गया, क्योंकि आप सीधा एक वायर लगा के और एक प्लग करके आप वो एनर्जी ले सकते हो जो आप इतने बड़े बॉयलर और स्टीम इंजन से ले रहे थे। तो फैक्ट्री का नक्शा ही बदल गया, राइट? एंड वो ओवरनाइट तो नहीं कर सकता कोई, ऑफ कोर्स उसमें हार्डवेयर एंड वो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। बट इलेक्ट्रिसिटी के आने से पूरे फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी पे बेस हो गए, उसमें मेरी 50 ईयर्स लग गए थे। तो ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट एरा, टेक्नोलॉजी काफ़ी स्लो थी, इसमें फिजिकल कंस्ट्रेंट्स थे। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि एक कोई नया डिस्ट्रप्शन आता है, उसको अडॉप्ट होने में भी ऐसा नहीं है कि वो कल अडॉप्ट हो जाएगा, वो टाइम लगता है। एंड देयर इज़ इनफ टाइम फॉर पीपल टू लर्न, एजुकेट, ट्रेन देमसेल्व्स एंड अडॉप्ट टू द न्यू रियलिटी। सैम ऑल्टमैन भी आया हुआ था इंडिया, तो मतलब सारे लोग एकदम क्रेजी हुए थे उसको देख के, है ना, कि भाई उसको पता नहीं, वन ऑफ द प्रोफेशनल्स आस्क्ड हिम कि भाई इंडिया इसके पीछे जो एआई के पीछे हम भी कुछ चैट जीपीटी टाइप कुछ चीज़ बनाएं या कुछ, एंड लाइक उसका आंसर वाज लाइक नहीं नहीं, जो मर्जी कर लो, बना नहीं पाओगे. लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लाइक डू यू रियली थिंक दैट, मतलब व्हाई वुड ही से दिस? मे बी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको इतना ज़्यादा डेटा और कंप्यूट पावर चाहिए कि मे बी द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड राइट नाउ इज़ एक्सट्रीमली हाई उसको फ्रॉम स्क्रैच बनाने से। तो मे बी उसने बोला होगा। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ऐसा क्यों बोला, और उसमें कॉन्टेक्स्ट भी अगर है कुछ, बहुत बार ये जो वीडियो क्लिपिंग्स होती है उसमें आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी निकाल Yeah, देते हैं वो। yeah. तो हमको बस एक स्पेसिफिक नैरेटिव बता दिया जाता है। आई डोंट नो द फुल कॉन्टेक्स्ट, बट मे बी इट्स बिकॉज सच में बहुत। एंड आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ने कितने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, और वो 8 साल से कर रहे हैं, तब जाके आज एक चैट जीपीटी बनाया जो इतना बट नौकरियां तो जाएंगी ना यार, मतलब मैं देख रहा हूँ, हम तो वी आर इनटू द इंफ्रा स्पेस, हम्म, हम भी इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वेयर वी कैन ऑटोमेट द प्रोसेस, ईजी कर सकते हैं. बट मतलब स्पेसिफिकली जो प्योर एंड प्योर सर्विस ओरिएंटेड, जैसे कंटेंट राइटर्स है या डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है या ये चीज़ें हैं, बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट तो जाएंगी ना जॉब्स इन दे. डू यू थिंक दैट यू नो इट हाँ। विल तो इम्पैक्ट? हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जो एक डिस्प्लेसमेंट होता है जॉब्स का बिकॉज ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, वो क्या होता है कि वो रिप्लेस हो जाता है विद न्यू जॉब्स दैट आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो हिस्टोरिकली हमेशा ये रहा है कि जितनी गई हैं उतनी आ भी गई हैं, तो ऐसे कुछ बहुत बड़ा डिसरप्शन नहीं हुआ है। बट अभी शायद हो सकता है, क्योंकि अभी जो नई जॉब्स बनेंगी वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। हाई मतलब स्किल है. प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गया, AI सेफ्टी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ऐसी जो चीज़ें हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कंटेंट राइटर कल AI सेफ्टी इंजीनियर में पिवट कर सकता है अपना करियर, राइट? वो बहुत ही बड़ा एजुकेशनल लीप है, वो बहुत ही बड़ा माइंडसेट लीप है। तो मे बी वी आर एट अ पॉइंट वेयर जो जॉब्स डिस्प्लेस होंगी, उसके जो रिप्लेसमेंट जॉब्स हैं वो शायद वो भी बहुत हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। तो ये एक शायद प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे अगर आपने टेक्सटाइल में कुछ रोबोटिक ऑटोमेशन, AI ऑटोमेशन करके, मे बी टेक्सटाइल मिल में इतने लोग नहीं चाहिए, तो जैसे बांग्लादेश में लाखों लोग काम करते हैं, मे बी उसके जो नए जॉब्स हैं वो मे बी बैंगलोर, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली में बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं है वो बांग्लादेश वाला जो बंदा है, नई जॉब्स तो बन गई है बट वो उसको तो नहीं मिल सकती ना वो नई जॉब, वो तो मिलेंगी किसी और को जो ये टेक्नोलॉजिकल हब्स में है। तो या मतलब वेरी इंटरेस्टिंग. ऑटोमेशन के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। Hmm. बट देर आर अ फ्यू सेक्टर्स जहाँ मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, मतलब बहुत रिलेटिवली थोड़े टाइम के लिए सेफ हैं। एक तो फिजिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, वो वाली जॉब्स मुझे नहीं लगता ऑटोमेट बहुत जल्दी होंगी। सो एक अभी हॉट टॉपिक हमने डिस्कस किया, अब दूसरे में आते हैं कि आपकी जर्नी में आपने 2015 बात की उस टाइम पे, एंड यू
रिडन दैट वेव है ना स्टार्टअप्स का एंड ऑल दैट, तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन तो यही है कि मतलब यू हैव बीन अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, राइट? बूटस्ट्रैप्ड कंपनी फ्रॉम डे ज़ीरो, राइट? तो मतलब ये लॉस मेकिंग तो नहीं समझ आता आपको? डू यू अंडरस्टैंड कि हम यूनिकॉर्न है बट हम 10,000 करोड़ जला रहे हैं, 5,000 करोड़ जला रहे हैं? सो इन दैट नॉइज, राइट, इतने यूनिकॉर्न्स है बट वो जब यूनिकॉर्न्स को देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, तो स्टिल देर आर मतलब कुछ गिनती के लोग हैं, 4-5 जैसे ज़ीरोधा है, जो है 3-4 लोग ही हैं जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है और जो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पा रहे हैं। सो इन दैट इंटायर नॉइज फोमो नहीं होता यार, हम भी फंडिंग उठा लेते हैं, हम भी थोड़ा लॉस मेकिंग बने, हम भी थोड़ा कूल बने। तो व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी फ्रॉम दैट बूटस्ट्रैप टू द फंडिंग टू द लॉस मेकिंग मॉडल? मतलब हाउ डू यू सी द मिनिमलिस्ट राइजिंग इन दैट? तो एक्चुअली हाँ, मतलब पहले कभी कभी लगता था कि जैसे मेरे जो सारे बैचमेट्स हैं, जो पूरा जो कोहॉर्ट, जो बैकग्राउंड है आईआईटी बॉम्बे इंजीनियर्स, तो ये एक्चुअली सो मेनी यूनिकॉर्न्स आर फाउंडेड बाय दीज पीपल ओनली। मेरे सीनियर्स हो गए, बैचमेट्स हो गए, प्रॉब्ली सम जूनियर्स ऑल्सो। तो हाँ, इनिशियली लगता था कि मे बी हमें भी ये फंडिंग वंडिंग वाला कुछ थोड़ा करना कूल है। बन जाए हम भी, हाँ, थोड़ा हाँ। कूल बनना चाहिए, कुछ फंडिंग उठाओ, पीआर निकालो। बट ओवर द टाइम ऑफ कोर्स एक तो बहुत क्लियर रियलाइजेशन था कि सर्विसेज इंडस्ट्री में वो हाइपर ग्रोथ वाला मॉडल वर्क नहीं करता। दिस इज़ नॉट एन इंडस्ट्री विच वर्क्स ऑन इनऑर्गेनिक 10x ग्रोथ। तो वैसे भी ये इंडस्ट्री वीसी फंडिंग के लिए सूटेड नहीं है। लोगों को वो इतना फोमो इसलिए होता है क्योंकि दे आर ओनली लुकिंग एट द हेडलाइंस, दे आर लुकिंग एट द ग्रेट न्यूज़, बट उसके पीछे जो इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है, वो एक्चुअली किसी को नहीं। इनफैक्ट नो बडी रियलाइज कि अगर आपने 10 करोड़ रुपीज़ रेज किए, 100 करोड़ रुपीज़ रेज किए, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का, वो आपको 1,000 करोड़ का एग्जिट अगर आपको देना है उस इन्वेस्टर को, तो आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। सो एवरी इन्वेस्टमेंट इज ब्रिंग्स विद इट 10x प्रेशर ऑल्सो, विच नो बडी सीज। लोगों को तो वो PR हेडलाइंस वगैरह बहुत ग्लोरीफाइंग लगती हैं, और वो होती भी हैं अच्छी, मतलब ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी। उसके साथ जो अटैच्ड प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस आता है, दैट इज़ वेरी फ्यू कैन हैंडल दैट। मतलब एक जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है सारे, एंड आई एम ऑल्सो वेरी वोकल ऑन दीज थिंग्स, मैं तो मानता हूँ कि यार जो आज एक करियाना की दुकान है, राइट, जो लास्ट 25-30 साल से आपके मोहल्ले में है, राइट, जो प्रॉफिटेबल है, जो कोविड में उसने जो 4-5 उसके अगर एम्प्लॉयज़ उसे नहीं निकाले, मैं तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट, रादर देन हैविंग सो मच कैश इन अ बैलेंस शीट। फिर आप 10,000 बंदे, 5,000 बंदे निकाल देते और एक लाइन CEO डाल देता, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। घंटा लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, नौकरी लोगों की चली गई, राइट, ओवर हायरिंग इतनी ज़्यादा लोगों ने किया, एंड आई बीन वेरी वोकल इन द पास्ट ऑल्सो कि आपने ओवर हायरिंग की क्यों फिर, राइट? आपने तो एक मैसेज डाल दिया कि जी वो कर दिया, बट in that process how do you right now see the startup ecosystem doing that? What is your message? मतलब you are one of the largest creative agencies right now which is killing it right now. मतलब जो आपने मोमेंट मार्केटिंग की बात की या जो वायरलिटी की बात की, मतलब आपका हर दूसरा डिज़ाइन जा रहा है, एंड यू आर अ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, राइट? आपने एक पैसा कभी उठाया नहीं। तो वॉट इज़ योर मैसेज टू ऑल दी स्टार्टअप फाउंडर्स? बिकॉज मैं कितने लोगों को मिल रहा हूँ, वो बोलते हैं जी हमको फंडिंग चाहिए। ठीक है, फंडिंग चाहिए, क्यों चाहिए? मतलब 80-90% लोग नहीं बता पाते क्यों चाहिए। मतलब उनका या तो आइडिया, या तो प्रोडक्ट है ही नहीं, बट दे जस्ट वांट टू राइड द वेव कि वो भेड़ चाल में फॉलो करना है। करेक्ट। एंड व्हाट इज़ योर मैसेज टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो जितने भी लोग हैं? मैं जैसे पहले मैं भी सोचता था, मैं आई यूज्ड टू बी वेरी इंस्पायर्ड बाय पीपल हु वुड रेज लॉट्स ऑफ मनी एंड जो $1 बिलियन वैल्यूएशन वाले कंपनीज बनाते थे। बट ओवर टाइम एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन वही है, जैसे आपने बोला, जो बूटस्ट्रैप वे में कंपनीज बिल्ड करते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो थोड़े एक who keep track of morality and ethics also in their business dealings। ऐसा नहीं कि बहुत unscrupulously growth at all costs वाले तरीके से they will flout the norms or they will not care about their employees and वो बस growth के लिए कुछ भी कर देंगे। I don't think that's the best model, because at the end of the day यार, ये जो भी आप कर रहे हो 50 years later और 30 years later आपको बस वो याद आएगा कि आपने लोगों पे impact क्या रखा है, and how do people think about you, right? So आपके सारे जो actions है आपके unconscious में stored रहते हैं, they never leave you। So what matters is how you have been as a person, as a business owner to the entire ecosystem, and not just yourself and your investors। मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लोगों को है, सोसाइटी को है, आपके एम्प्लॉयज़ को है, आपके वेंडर्स को है, आपके कस्टमर्स को है। तो आप उन पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम बिजनेसेस बाय वर्च्यू ऑफ द बिजनेस वो उनके कस्टमर्स का नुकसान ही करा रहे हैं। सो इवन देयर समवेयर आप वर्ल्ड में पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो मैं यही कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको यही याद रहने वाला है कि जो भी मैंने काम किया, क्या उससे
लोगों का भला हुआ कि नहीं हुआ। हर बंदा इम्पैक्ट अपने लेंस से देखता है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन कि लोग आपको कहें कि हाँ यार ये सही इंसान था। तो मैं ये नहीं हाँ। कह रहा कि आपको कोई बड़ा इम्पैक्ट करना है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप इम्पैक्ट को मेजर करने के पीछे लगो, बट आप एटलीस्ट इसको तो इवैल्यूएट करो कि आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं सोसाइटी पे। I agree with you. I think one is impact and I think second is I also feel that कि fundamentals ना भूलें लोग। मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट तो अर्न करना ही है यार, बिजनेस का तो एक रूल है। मतलब Right. आपने प्रॉफिट अर्न करके आप उसको डोनेट कर दो या बांट दो, वो आपके ऊपर है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना लोग फंडामेंटल्स डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं रियलिटी से, तो आई थिंक वो जितना जाते रहेंगे, आई थिंक when we see people like निखिल जो कामत ब्रदर्स को देखते हैं, यू फील गुड यार कि हाँ यार एक बंदे जो 10-15 साल में कुछ बिल्ड किया, एक प्रॉफिटेबल चीज़ बिल्ड की, एक वैल्यू चीज़ बिल्ड की, एंड वो दे आर वेरी कंटेंटेड। मतलब अगर उनका आप देखो गोइंग फॉर अ रन, अपने बॉडी पे काम कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं, एंड वेरी ग्राउंडेड पीपल। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म पे तो दिस विल Absolutely. And I am 100% all for impact। celebrating entrepreneurs. तो हाँ, वो there is no two ways about it. मतलब वही एक्चुअली कंट्री का आउटपुट वही बढ़ाते हैं, एक्चुअली वही इनोवेशन ला के प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली देयर। इवन मुझे लगता है साहिल कि जो बंदा 9 से 6 नौकरी भी कर रहा है, राइट? मुझे ना एक और भी जो ट्रेंड अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब ठीक है सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ फंडामेंटल्स दैट इज गुड, बट मुझे एक और चीज़ अब लगने लगा है लास्ट 2-3 साल से कि एक ना फोमो भी क्रिएट हो रहा है। अच्छा आप अगर एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, विच इज़ नॉट ट्रू, राइट? मतलब Absolutely. आप जो बंदा काम कर रहा है, मतलब अगर एक बिजनेस में लोग ही काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि फोकस ना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का होना चाहिए करेक्ट। rather than becoming an entrepreneur, right? You Exactly. can be an entrepreneur as a CXO also in the company, right? Entrepreneur's mindset is more important than becoming an entrepreneur, because फिर ना then you're looking down to people। अच्छा तू तो यार जॉब, भाई आपको लोग तो चाहिए। आज भी अगर 500,000 बंदे काम कर रहे हैं तो कोई तो आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, राइट? Of course. बट आई थिंक इफ इन द प्रोसेस वी कैन बिल्ड entrepreneurship mindset, which is ownership, which is risk taking, which is decision making, which is coming out of that micromanaging culture and taking that risk, that is something we should celebrate rather than कि फंडिंग उठाओ, एंटरप्रेन्योर बनो, लॉस करो, वो वाले ट्रेंड को हटा के वी शुड सेलिब्रेट पीपल हु आर वर्किंग 9 to 6 ऑल्सो, राइट? आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में काफ़ी लिखा भी है पास्ट में। एंड हम अपने कंपनी में भी, हमारी एक वैल्यू है एनर्जी। तो हम जब वो वैल्यू का मतलब समझाते हैं लोगों को, तो हम बोलते हैं एनर्जी मीन्स हैविंग अ फाउंडर्स माइंडसेट। कि आप जो डिसीजन लेते हो ना, आप ऐसे लो कि आप ओनर हो कंपनी की, आप क्या करोगे उस केस में। तो एग्जैक्टली यू हैव टू बिल्ड मोर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट्स। वो इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हर बंदा एक बहुत सारा रिस्क लेके कोई बिजनेस खड़ा करे। जरूरी नहीं है, एंड हर बंदे की कैपेबिलिटी नहीं होती वो कैपेबिलिटी एंड दूसरे मतलब बंदे की यार वो भी नहीं हो सकती यार, मतलब माइंडसेट ही नहीं होता उसका बहुत लोगों का। उसको हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती, राइट? मतलब बी दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, है ना? सो आई थिंक नहीं, व्हेन आई सेड कैपेबिलिटी आई डिडंट मीन कि वो नहीं कर सकता। आई मेंट कि जो लोगों का नेचुरल एक माइंडसेट होता है, वो होता ही नहीं है बहुत। एंड मैं एक्चुअली, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा नहीं है वो माइंडसेट, तो मुझे नहीं करना। आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ अ रोल। एंड वो सेल्फ अवेयरनेस कितनी अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उससे उनके लाइफ के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि कभी वो फंडिंग हेडलाइन देख के ये नहीं सोचेंगे कि काश मैं होता वहाँ, कभी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे मैं हो सकता था, बट आई वुड बी मिजरेबल इन दैट। जैसे 3 Idiots में वो फरहान कहता है ना, मैं इंजीनियर तो बन जाता बट मैं मिजरेबल होता वहाँ, तो मुझे फोटोग्राफी करनी है, भले उसमें पैसे कम मिलेंगे। जिसको वो रियलाइजेशन हुई, उसको कभी वो फंडिंग हेडलाइन से या वो फेम से कभी फोमो नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडियल फॉर यंग एस्पायरिंग तो अगर हम फेम की बात करते हैं, आप भी पंगों में डल जाते हो ना, कुछ लिख देते हो बिलो द बेल्ट। वैसे आपका भी जो लिंक्डइन, आई ऑल्सो कीप फॉलोइंग योर 1-liners, योर 2-liners। तो अभी पिछले साल कुछ 2 साल पहले कुछ पंगे में भी डल गए थे, आपने कुछ डाल दिया था। हाउ डू यू हैंडल दिस का कंट्रोवर्सी दैट वाज ब्लोन अप, है ना? ब्लोन, मुझे तो लगता है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, बट यू हैव नेवर स्पोकन ऑन दैट, है ना? कि मतलब बिल्कुल ही साहिल को सारी एनडीटीवी हेडलाइंस या सारे की यू नो स्टार्टअप फाउंडर नॉट कंसिडरेट, नॉट कंपैशनेट, एम्पैथी नहीं है। क्या था यार वो? हाउ इज द प्रोसेस? टेल मी, टेक मी थ्रू द प्रोसेस। हुआ क्या? एक्चुअली कभी इसके बारे में बात नहीं की है, बट हाँ मतलब सो मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन से ही 1-liner, 10 साल से मैं 1-liners ही लिख रहा हूँ। जस्ट तो जोक्स मारना इज लाइक वेरी इनहेरेंट। मतलब उसमें कोई ये नहीं कि मुझे उससे कुछ फेमस बनना है या कुछ, इट्स जस्ट नेचुरल।
तो वही कुछ ऐसे ही मैं रेगुलरली लिंक्डइन पे कॉर्पोरेट ह्यूमर लिखता रहता हूँ, एंड जैसे आपने वो देखा है बहुत टाइम से, तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता है कि Yeah, मेरा absolutely. पर्पस क्या है. हाँ, इट इज़ नेवर मजे टू, कर रहा है बंदा, हाँ हाँ. मज़ा कर रहा हूँ बस. और बहुत लोगों को मज़ा आता है कि ऐसे इनसाइट्स की मीटिंग में कुछ हो रहा है या कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई जो स्टूपिडिटीज होती है उनको कोई पॉइंट आउट करते हो तो लोगों को बहुत हंसी आती है, राइट. तो बस वही पर्पस है कि रिलेटेबल इंसाइट्स निकाल के उसको बहुत शार्प वे में पैकेज करो एंड पीपल हैव अ गुड लाफ, एंड दैट्स इट. एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन पर्सनल ब्रांडिंग एंड PR एंड ऑल, बट दैट वाज द होल इंटेंट. मतलब एक वर्ड प्ले था, वो ये था कि व्हेन समवन सेज your screen is getting stuck, I can't able to see it, so you wonder what to fix first, the screen or the grammar. But that's funny है ना. मतलब ये तो मतलब मजे एक्चुअली फनी है. तो मतलब वो मैंने ग्रामर भी इतना गंदे तरीके से डिस्टॉर्ट किया था कि वो फनी लगे. यू वर ओनली राइटिंग. हाँ, मैंने ही किसी ने बोला नहीं था, एक्चुअल रियल लाइफ से नहीं है, हाँ, किसी ने it is इतना fun. हाँ कुछ मर्डर किया ग्रामर को और मैंने सुना, मैंने खुद मर्डर किया उसको जानबूझ के ताकि उसको फनी कर पाऊँ और एक वर्ड प्ले करो, व्हाट डू यू फिक्स फर्स्ट, द स्क्रीन और द ग्रामर. तो एक इनोसेंट सा जोक था वो, बस मेरे को किसी की उतारनी नहीं थी वो, एंड उस पे लोगों ने बहुत ही वायरल बवाल कर दिया कि यू आर एरोगेंट. एंड एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी हो गया कि तब मेरा जो डिस्प्ले पिक्चर था वो भी थोड़ा सा ऐसे एकदम सूट बूट में थोड़ा ब्रैश, मैंने चेंज करा, स्माइलिंग वाला पिक्चर डाल दिया. अभी वो पिक्चर देख के बहुत एरोगेंट वाला वाइब आ रहा होगा शायद लोगों को कि बहुत एकदम एटीट्यूड वाला बंदा है. तो लोगों ने वो सब देख लिया एंड किसी ने तो कमेंट कर दिया मेरे ही वो वन लाइनर में कुछ ग्रामेटिकल एरर्स पॉइंट करके मेरे को वो दे दिया कि सब लोगों को ग्रामर पे जज मत करो ये सब. एंड ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया उसको, बट 2 वीक बाद वो पता नहीं could have deleted it also ना. हाँ, सो प्रॉब्लम ये था कि मैं एक्चुअली आई एम नॉट इनटू डिजिटल मिनिमलिज्म. तो मैं लोगों को लगता है कि मैं सब प्लेटफॉर्म से बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बट मैं एक्चुअली नहीं करता. मैं बस पोस्ट करता हूँ, निकल जाता हूँ. और मैं तभी तो मैं वीक में एक बार नोटिफिकेशंस चेक करता था. तो क्या हुआ कि जब मैं इतना कम चेक करता हूँ तो बहुत सारा कुछ हो चुका होता है और मुझे बहुत बाद में पता चलता है. तो मुझे तो तब पता चला ये सब कुछ हो रहा है जब लोगों ने मुझे वो कुछ मीम्स बन रहे हैं मेरे ऊपर वो स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिया. तो एक्चुअली वो कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट मतलब जस्ट वन लाइनर. Did you talk to that person जिन्होंने लिखा था? उन्होंने ही मुझे मैसेज किया बाद में. You spoke to her? हाँ, तो शी सेड कि सॉरी आई डिडंट नो दिस वुड ब्लो अप सो मच एंड आई डिडंट मीन टू. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो आई नेवर फेल्ट एनी एनिमोसिटी फॉर हर. उसने भी मतलब जो शी वाज आल्सो जस्ट प्लेइंग द सोशल मीडिया गेम और कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ जो करते रहते कर दिया. एंड मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं, मेरे को किसी के लिए कुछ एनिमोसिटी फील नहीं हुई थी तभी, क्योंकि तो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था. हाँ, मतलब अननेसेसरी. भाई हो क्या एकदम. इनफैक्ट मेरे को तो कुछ क्लाइंट्स ने मैसेज करके बोला था कि वाओ यार यू बिकेम फेमस एंड ऑल, बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए. तो ऑल कहीं ने सोचा होगा, तो सोचा होगा इसने है ना ऐसे कुछ करने के लिए ना. कहीं तो कुछ लोगों ने बोला बहुत इंटेलिजेंट है, मस्त खेल रहे हैं, मस्त खेल रहे हैं ना. बट ऐसा कुछ नहीं था. बट अ लॉट ऑफ क्लाइंट लाइक दे मैसेज एंड सेड दैट बढ़िया हो गया आपके लिए, तो ग्रोथ हैक हो गया. So, but that was not the purpose. I apologize, and more importantly, I sent a mail to my entire organization saying that this is not who I am. अगर आपको कभी ऐसे लगा तो, and the team was also very kind. Everyone immediately said कि हमें पता है क्या है, so you don't even need to explain. So I think most rational people understand कि ये सब एक बस सोशल मीडिया हाइप साइकिल का एक पार्ट है. बट सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट तो सोच रहे होंगे ना, साहिल कितना मतलब किलर है, तो किलर आइडिया था एकदम. PR इसकी एकदम बढ़ गई. सो आई डोंट एंडोर्स दिस कि डू व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी करते रहो. ऑफ कोर्स पीपल आर ओवरली सेंसिटिव राइट नाउ, सो सब ब्रांड्स एंड सब जो पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि यू टू रीड द सेंटिमेंट केयरफुली बिफोर सेइंग एनीथिंग. बट एज ए कम्युनिटी हम थोड़े टची तो हैं ही है ना, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है. सो आई एम राइट नाउ वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट आई से. सो उसमें क्यों होता है एग्जैक्टली इज बिकॉज जैसे अगर हम अभी मैं आपके सामने कोई जोक मारूँ राइट, सो यू नो अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज पता है, आपको पता है मेरा पास्ट क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ. तो आपको बहुत सारा डेटा है टू जज कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं किसी को हर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, एम आई सेइंग दिस आउट ऑफ इल इंटेंशंस, क्या मैं इज इट माई ईगो टॉकिंग. यू नो ऑल द आंसर्स टू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन, इसलिए यू विल नॉट जज मी नेगेटिवली, यू विल नॉट फील कि ये तो पागल है, कैसी बातें कर रहे हैं. बट जब मैं आपको बस एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, you don't know the emotion, आपको कुछ नहीं पता. that's why it's so dangerous also ना, जब लड़ रहे हो आप मैसेजेस पे लड़ रहे हो, you don't know the emotion ना. एग्जैक्टली. और लोग उसको इमोजी से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स अ बैड रिप्लेसमेंट. बहुत बार एक स्माइल पैसिव अग्रेसिव लग जाती है.
यू नो, तो या इमो एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत सो अग्रेसिव लग इमोजीज जाता गेम है। स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी उनको, है ना, सारे इमोशंस कैप्चर करने बट पड़ेंगे। आप इमोजीज कुछ भी कर लो, आपके बायसेस को तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकता। सो एक स्क्रीनशॉट का प्रॉब्लम यही है कि वो सारा इमोशन को स्ट्रिप अवे कर देता है और वो आपके बायसेस पे छोड़ देता है। यू इंटरप्रेट इट द वे यू वांट टू। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा नालायक है, तो आपको उसने सही बात भी लिखी होगी, तो आपके बायसेस के थ्रू तो आपको लगेगा कि ये नालायक है, इसको तो ट्रोल करना बनता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया कि सिंस सो मच ऑफ द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इज स्ट्रिप्ड अवे, आपके बायसेस और इंटरप्रिटेशंस पे है। तो अगर आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो तो आप आउटरीच नहीं होगे। बट अगर आप ट्रिगर होने से, मतलब आपकी आदत है ट्रिगर होना और जज करना, तो आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाओगे। एंड एल्गोरिदम्स एंड कंटेंट क्रिएटर इसी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेके लोगों को ट्रिगर कर करके व्यूज़ बढ़ाते रहते हैं, But then ब्लो how आउट ऑफ do you प्रपोर्शन। in that process be creative, be you? Because if you start building content with the intention that कि लोगों को बुरा लगेगा या लग सकता है, तो then you're not true to your creativity ना। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। बहुत बार मैं सोचता हूँ कि ये सूडोनिमस आइडेंटिटीज़ होने चाहिए। मतलब True, मैं true, कोई एक true, true. आइडेंटिटी बना दूँ और मैं उससे कर रहा हूँ, तो अटैक भी होगा तो उस पे होगा, और उस किसी को पता नहीं है इसका रियल लाइफ काउंटर AI पार्ट कर कौन ही है। सकता है, आई थिंक AI can do that very एंड much. pseudonymous आइडेंटिटीज माइट बिकम अ बिग थिंग इन द फ्यूचर, क्योंकि आपको सपोज आपको बहुत ओपिनियंस है स्टार्टअप्स पे, शायद आपको वो देने नहीं है और आपको उसे हरटेक से एसोसिएट नहीं करने। आप एक दूसरी आइडेंटिटी बना दो, किसी को नहीं पता कि इसके पीछे सिमरप्रीत यार है बैठा तो हुआ है, है। कितने ट्विटर हैंडल्स भी तो है ना एग्जैक्टली, सूडोनिमस है वो, किसी को नहीं पता वो पता ही कौन नहीं है। कौन है और बंदे वैसे ही होना चाहिए ना। मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों बताऊं हर तरफ? एक्चुअली वो बहुत बड़ा प्रिवेसी का फैक्ट है, राइट? कि व्हाई शुड आई एसोसिएट एवरीथिंग अराउंड मी विथ फिर व्हाट तो आई मेरे को से। एक चैनल बनाना ही पड़ेगा, सारी सारी दिल की बातें बता सकते हैं वहाँ पे। एक्चुअली दिल की बातें बताना इज व्हाट इज फ्रीडम। या एंड डिजिटल हम मीडिया तो इज रिस्ट्रिक्टिंग परसेप्शन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम में जी रहे हैं यार, हाँ, हम गुड रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं परसेप्शन फ्रीडम को है। बिकॉज ऑफ सो मच या एंग्स्ट एंड एंगर एंड या हेट्रेड। तो सिडोनिमिटी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। सो लाइफ बियॉन्ड बिजनेस की बात करते हैं। यस। हाउ इज विपासना मेडिटेशन हेल्प इन या योर लाइफ? यू वर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, यू वर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, सो टेक अस थ्रू योर जर्नी अबाउट मेडिटेशन। हाउ कितना इंपॉर्टेंट रहा है विपासना मेडिटेशन राइट। आपकी लाइफ के लिए? तो आई वुड से विपश्यना मेडिटेशन तो मेरे लिए एकदम, देयर वाज अ लाइफ बिफोर इट एंड देयर इज अ लाइफ आफ्टर इट। तो मैंने पहला कोर्स अपना 2021 में किया था। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दोज हिपस्टर्स हु से माय दिस चेंज माय लाइफ, बट दिस थिंग एक्चुअली टोटली चेंज्ड द वे आई थिंक, द वे आई एम। मेरी एक्चुअली जीवन बदल दिया इस चीज़ ने। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके ब्रेन के बहुत अनकॉन्शियस को जाके ऑल्टर करना शुरू कर देता है ये मेडिटेशन टेक्निक। ये इस टेक्निक में कोई रिलीजियस या कोई वैसा कोई है नहीं कि आपको कुछ राइट्स रिचुअल्स करने हैं, किसी भगवान को मानना है, आपको कोई सुपर नेचुरल बिलीफ्स वो सब कुछ नहीं करना। इट इज़ प्योरली अ मेडिटेशन टेक्निक जो एक्चुअली गौतम बुद्ध ने सिखाई हुई है। उन्होंने रीडिस्कवर की हुई है, ऐसे नहीं कि उन्होंने डिस्कवर की थी। उनके पहले बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली इंडिया में, वो बहुत ऋषि मुनियों ने वो टेक्निक प्रैक्टिस करके एनलाइटनमेंट अचीव किया है। और वो 10 दिन में आप बात नहीं कर सकते, आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई बुक राइटिंग रीडिंग कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ वहाँ मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। और दिन में आप सुबह 4 बजे उठाते हैं आपको, और रात को 9 बजे तक शेड्यूल होता है। उसमें पूरा आप 10 घंटा मेडिटेशन करते हो बस। यू बिकम अ मच कामर पर्सन। आपका ईगो बहुत ज़्यादा क्रश हो जाता है उस चीज़ से। आपकी हैप्पीनेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एंगर का आपको कोई प्रॉब्लम है, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हो, या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो जल्दी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है, क्योंकि ये बदलाव अंदर से आ चुका है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, या हम पॉडकास्ट सुनते हैं, वो क्या है, वो काम करती हैं थोड़ी बहुत, बट थोड़े टाइम के लिए काम करती है। इंटरनल डीप इंटरनल चेंज अगर आपको चाहिए तो ये इस टेक्निक से आता है। एंड देयरफॉर आई स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल कि आप जाइए, एक कोर्स तो करके देखिए। कैसे कर सकते हैं, मतलब यू टू लॉग इन और हाँ, सो मतलब ये dhamma.org वेबसाइट पे जाके, सो वो ग्लोबली 100+ कंट्रीज़ में सेंटर्स हैं। एंड इंडिया में तो बहुत सारे सेंटर्स है, हर स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स है। कहीं पे भी जाके बस एक 10 डे कोर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए और जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज ये लाइफ को एकदम चेंज कर देता है। इसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि सब चीज़ें कितनी इम्परमानेंट है। और मैंने हम करना है, यू आई टोल्ड यू आप तो डेफिनेटली आई करना। डेफिनेटली डू दिस। कोई अगर 3 टिप्स अगर आपको देने होंगे, कोई भी एक प्रोफेशनल है 18-19 साल का, वो कहता है मेरे को डिग्री विग्री नहीं करनी, मेरे को ये काम करना, उसमें वो इनहेरेंट है क्रिएटिव प्रोसेस, तो उनके लिए आपको क्या 3-4 टिप्स हैं जो आप उनको देना चाहते हो? टिपिकली मैं बहुत ज़्यादा टिप्स देता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कौन हूँ टिप्स देने वाला। एंड बहुत बार जो एडवाइस होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूरेटेड होनी चाहिए हर बंदे की
यू नो सिचुएशन समझते हो, बट देयर आर सम जनरल प्रिंसिपल्स जो मैंने भी कहीं कहीं से सीखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैंने अपने करियर में थोड़ा ऑब्जर्व किया है, तो मैं उन चीज़ों पे कमेंट कर सकता हूँ। एक तो है कि आप एडवाइस किससे लेते हो, आपको बहुत केयरफुली क्यूरेट करना चाहिए, एंड यू शुड इवन अंडरस्टैंड वाइल लिसनिंग टू दिस इफ आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू एनी एडवाइस। और आप लाइफ में भी जब लोगों से एडवाइस लेते हो, बहुत बार लोग गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं, एंड उसका एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है कि यू हैव टू ट्रायंगुलेट योर एडवाइस। ट्रायंगुलेट मतलब एटलीस्ट 3-4 लोगों से तो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों से एडवाइस लेना चाहिए, एंड यू हैव टू टेक इट फ्रॉम बिलीवेबल पीपल। बिलीवेबल इन द सेंस हु हैज़ बीन देयर एंड डन दैट। बहुत बार लोग उनसे एडवाइस लेते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है उस स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आज मेरे से सोलार में एडवाइस लेता, आई एम नॉट द राइट गाय टू गिव दैट एडवाइस, यू आर। तो मेरे से आई एम नॉट अ बिलीवेबल पर्सन इफ इट कम्स टू बिल्डिंग अ सोलार कंपनी और एन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी कंपनी। बाय द वे, आई एम एन एनर्जी इंजीनियर, दैट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ माई एंटायर करियर, बट स्टिल मैं वो सही बंदा नहीं हूँ। सो पीपल शुड क्यूरेट हु दे टेक देयर एडवाइस फ्रॉम। सेकेंडली, ये मैंने नोटिस किया है कि इन माई करियर इन द इंडस्ट्री आई हैव सीन कि हार्ड स्किल्स एक्वायर करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। एंड मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मे बी थ्रू जंपिंग और थ्रू वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड यू नो पॉलिटिकल स्किल्स, बेसिकली दैट दे आर वेरी गुड एट यू नो मेकिंग इट लुक लाइक दे आर डूइंग ऑल द वर्क एंड दे आर ग्रेट रिलेशनशिप्स, कभी ना कभी इट विल bite them really hard. Learn how to get your hands dirty and do things. अगर वो आपको आता है तो आप ग्रो करोगे। एंड इसी से एक रिलेटेड पॉइंट ये है कि रियलिटी ऑलवेज कैचेज अप। अगर आप बहुत आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड सैलरी पे हो या आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे हो, रियलिटी विल पुल यू बैक डाउन। लॉ ऑफ नेचर है। हाँ, करेक्ट। एक दिन तो होना ही है, मतलब वो यू नो वेइंग स्केल पे आना ही है आपको, बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम होना ही बैलेंस होना होना ही है। है। अगर आप बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी सैलरी पे पहुंच गए, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी उस सैलरी पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। आप कर ही नहीं पाओगे। आपका वैल्यूएशन एकदम अचानक से 500 मिलियन हो गया है और आपका प्रॉफिट -5,000 करोड़ है, तो समवेयर द मार्कडाउन विल स्टार्ट हैपनिंग। इट अप्लाइज टू एवरीवन। तो आप यू हैव टू एंश्योर दैट व्हाट यू आर गेटिंग फॉर द वर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू आर गिविंग इन योर वर्क। अगर वो उसमें इनबैलेंस होते हैं तो धीरे धीरे वो बैलेंस। मेजॉरिटी आज इम्बैलेंस है, दैट्स व्हाई जो बबल्स बन रहे हैं, बबल्स इसी कारण बन रहे हैं ना। डेट भी वही है। आपने इतनी डेट ले ली, कंट्रीज खत्म हो रही हैं यार, कंट्रीज खत्म हो जाएंगी आगे जाके। आपने इतनी डेट ले ली कि आपकी रियलिटी जो है सर्विस बैलेंस कर नहीं पा रहे हो, आप सर्विस नहीं कर पाए। तो इट अप्लाइज एवरीवेयर। तो रियलिटी कैचेज अप, ये 3 वर्ड्स आपको याद कि रखना है। एडवाइस ध्यान से लेनी है, किससे लेनी है, हाँ। है ना। एंड हार्ड स्किल्स पे फोकस करो एंड रियलिटी विल कैच अप। सो And at बंदे that- बन के काम करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेंबर द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। ये आप विपश्यना मेडिटेशन करके आपके बॉडी में सीखोगे, बट जब तक आप नहीं करते तब तक एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली तो समझने की कोशिश करें कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवरीथिंग डीकेज, एक दिन आप मरने वाले हो। तो सिंस यू आर गोइंग टू डाई, यू हैव टू रिमेंबर दैट सो मेनी ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। इतना सीरियस नहीं मत लो, लाइफ को एक जोक की तरह ही ट्रीट करो। एक तमाशा चल रहा है फनी सा, एक दिन वो ख़त्म होने वाला है तमाशा, और उसके बाद कुछ मैटर नहीं करेगा। हमारे ना प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर बोमन मोराडियन, तो उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा हमको कोट बताया। कहते कि यू गो टू योर वॉशरूम, तो वहाँ में ना बाल्टी भरो पूरी एकदम भर के, आपने रोल अप योर स्लीव्स एंड अपने हाथ डालो, और हाथ इमर्स करो पानी में और एकदम निकालो। कहते हैं कि जितना फ़र्क पड़ेगा ना उस पानी को आफ्टर 10, 15, 20 सेकेंड्स, उतना दुनिया को फ़र्क पड़ता है जब आप चले जाओगे। बिकॉज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, थोड़ा बहुत हिलता है पानी, फिर पानी तो नॉर्मल आ जाता है स्टैंड स्टिल में। एंड इफ़ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, इतना डीप कोट है, राइट, कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को नहीं, राइट। 15 सेकेंड 20 सेकेंड थोड़ी हसल वसल होगी, उसके बाद पानी अगेन अपने नॉर्मल स्टैंड पे आ जाता है। एंड देन यू फील दैट इज़ लाइफ, राइट, दैट Everything is यही इम्परमानेंट है ना। लास्टली भाई, what's the way ahead for the minimalist? वो हमने जो इतना ग्रैंड विजन बनाया वो एग्जीक्यूट करने में बहुत फाइट होने वाली है। तो अगले कुछ साल उसी पे लगने वाले हैं टू रियली डू इन्वेंटिव वर्क, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाए, जो लोगों को देख के लगे कि वाह यार, मैं दिस इज़ द वर्क दैट आई वांट टू डू, सो दैट वी वांट टू डू फॉर आवर क्लाइंट्स एंड ब्रांड्स। तो अगले 2-3 साल तो उसी में रेजर शार्प फोकस रहेगा। एंड ऑल्सो क्रिएटिव टेक वाले स्पेस में हमें काफ़ी सारा काम करना है। क्रिएटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर कैंपेन्स और इन आर वर्क, वो बहुत एक अलग एलिमेंट होगा। एंड यू नो ये एक इस पूरे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्पेस में थोड़ा सा गैप है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती
जो इतने सारे नई चीज़ें आ रहे हैं, सो ये भी एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा। एंड मोस्ट मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें भी ये AI वेव को नेविगेट करना है, जो इतने सारे, एंड AI माइट बी वन थिंग, और भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस Yeah. फ्यूचर में आएंगे, आई एम श्योर। Adaptability, yeah. हाँ, शायद ये AR VR मेटावर्स वाली चीज़ें विल बिकम अ Yeah. रियलिटी। अभी एप्पल ने वो हेडसेट लॉन्च Yeah. किया जस्ट, Yeah. सो हु नोज, मे बी पूरा ये स्पेस उस डायरेक्शन में माइग्रेट कर जाएगा। तो हमें जो भी ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स हैं उन्हें बहुत केयरफुली नेविगेट करना है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। आई एम नॉट सेइंग कि हम कर लेंगे बहुत इजीली, बहुत बहुत स्ट्रगल होने वाली है, बट मे बी सबसे अच्छा मज़ा और सबसे ज़्यादा लर्निंग शायद उसी में होगी। तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड थैंक टू। यू भाई। एंड आई थिंक मैंने शुरू में भी बोला था कि ये जितने भी लोग नॉट ओनली फ्रॉम द क्रिएटिव स्पेस इसको देखेंगे, बट एवरी पर्सन, राइट, यू टच बेस द vipassana part, the meditation part, but I think every person that is going to view, I'm very sure that आप थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे अपना वे ऑफ थिंकिंग, उनका नज़रिया चेंज करेंगे इसके बाद। इट वाज अ रियल ऑनर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। एंड मुझे लगता है कि आपको जल्दी जल्दी जब इसको रिलीज़ करेंगे एक और पॉडकास्ट एक और निकालना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, क्रिएटिव डिज़ाइन पे। आई थिंक घंटा घंटा तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बट Absolutely. थैंक यू साहिल भाई फॉर डूइंग दिस, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड किया आप लोग और थॉट प्रोवोकिंग काम करो और इन्वेंटिव काम करो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो एडिंग वैल्यू एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर place. So thank you so much for doing this. Thank bhai. you very much. It was an absolute pleasure. Thank you, bhai.